ओशनोग्राफी सेकंड लेक्चर और आज कंप्लीट करेंगे। और आप देखोगे कैसे कैसे जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, कॉन्सेप्ट का लेवल अब कम होता जाएगा। कॉन्सेप्ट लगभग आप 90% कर चुके हो, अब रीडिंग का पार्ट बचेगा, तो कंपैरेटिवली चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए ज्योग्राफी में। तो जो मैं बता रहा था बार बार कि 10% या 15% जो कंपोनेंट का पार्ट, कॉन्सेप्ट का पार्ट बचता है, वो बचता है इंडियन फिजिकल में। जब इंडिया फिजिकल करेंगे वहाँ पे जो जियोलॉजी फिजियोग्राफी इंडिया की है ना, उस केस में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो लगभग अपना कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म है। आज भी आप देखोगे लार्जली हम रीड करेंगे चीजों को और उनमें से पॉइंट्स निकालेंगे जो हमें आंसर राइटिंग या ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं प्री के अंदर, उस पर काम करेंगे। कोरल रीफ्स देखते हैं आज टॉपिक, है ना। वैसे तो एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ज्योग्राफी में देखनी होती है। लोकेशन है, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी, कुछ पोर्शन ओवरलैप है, लेकिन हर एक उस सब्जेक्ट की एक थीम होती है ना। तो ज्योग्राफी में जब हम कोरल रीफ्स पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कंडीशन फॉर देयर एक्सिस्टेंस, कहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। सेकंड क्या पढ़ेंगे उसके अंदर कि कहाँ कहाँ पे वो पाई जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, स्पेशल साइंस है। लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो लोकेशन जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करो। आप वोल्केनिज्म पढ़ लो, आप ये भले मत पढ़ो कि वोल्केनिज्म क्या है ना, लेकिन ये जरूर पढ़ लो कि कौन कौन से वोल्केनिज्म कहाँ कहाँ मिलते हैं। इटली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अलग जगह पे, इंडोनेशिया, तो लोकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक पढ़ो दिमाग में सोचो वो चीज कहाँ पे मिलेगी, उसका पैटर्न कहाँ मिलेगा। अगर आपने वो कर लिया तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के, आप सोल्व कर पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने किया था, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तीसरा आपका लोकेशन। आ जाओ। Coral reefs are the colonies of tiny creatures that are found in the oceans. Basic definition, ठीक है। They are formed underwater. They are the underwater structures that are formed of the coral polyps and are held together by the calcium carbonate. तो ऑर्गेनिज्म होता है कि मरीन, ठीक है, कोरल पॉलिप के नाम से और जब ये डेथ हो जाती है इसकी तो कोरल रीफ्स बनती है उसके स्केलेटन से ही, है ना। और किसका बना होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो तीन वर्ड याद रखने हैं। कोरल रीफ्स आर आल्सो रिगार्डेड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। कोरल रीफ्स को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, एंड दे जस्ट ऑक्यूपाई 0.1% ऑफ द ओशियन सरफेस बट आर होम टू 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज। तो इतनी कम जगह है, 0.1% ऑक्यूपाई करते हैं, बट डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा देखो तो क्या है, बहुत ज्यादा आपके डाइवर्स रीजन है। कोरल रीफ्स आपके 25% ऑफ मरीन स्पीशीज मिलती है। ये एक आइडिया लग जाए आपको। इस तरीके से कोरल रीफ्स होती हैं, उसके आसपास पूरा इकोसिस्टम होता है। कोरल रीफ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, जिसमें आपको फिशेस मिलेंगी, बाकी मरीन ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, प्लांक्टन्स मिलेंगे, सब चीजों। तो ये आपकी कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल इज अ लिविंग एनिमल, है ना। अब जो कोरल है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है किसके साथ? जूजेंथले के साथ, ठीक है। इट लिव्स इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजेंथले। तो जो कोरल रीफ है वो क्या प्रोवाइड कराता है उसको? जूजेंथले को शेल्टर, कि भाई हम दोनों साथ साथ रहेंगे। कोरल रीफ उसको शेल्टर दे देगा, उसके रीफ होते सब होता है, और जूजेंथले उसको हेल्प करेगा खाना बनाने में, फूड में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। आगे आपको देखना, जब कोरल ब्लीचिंग होगी तो उसमें क्या होता है, जो कोरल होता है वो जूजेंथले को कहता है भाई तू जा, पहले ऑलरेडी स्कार्स हो रहा है, तो जूजेंथले को एस्केप करा देता है वो, ये ठीक है। तो उसमें फिर कोरल भी बाद में उसकी भी डेथ क्या होता है ब्लीच हो जाता है। और फिर जब कोरल ब्लीच होते हैं आगे देखेंगे तो उनका कलर कैसे होता है? व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जूजेंथले को छोड़ देता है उसको। तो जूजेंथले, क्योंकि जो कोरल का जो कलर होता है जो आपने देखा भी ऊपर, जो अलग अलग कलर होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जूजेंथले। अलग अलग कलर के जूजेंथले, उन्हीं के कारण कलर होता है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है? जूजेंथले एक्सपेल कर जाता है तो कलर हो जाता है उनका व्हाइट, इसलिए ब्लीच में व्हाइट होता है, तो कोरल ब्लीचिंग को बोलते हैं उस चीज को। और जूजेंथले क्या है? एक एल्गे है। बस ये कुछ कीवर्ड ही बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ ये तो मैंने सभी रखे यहाँ पे। तो कोरल प्रोवाइड करेगा शेल्टर इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑन द सी फ्लोर, इट लिव्स ऑन द कोरल एंड गेट्स एडुकेट सनलाइट। तो जूजेंथले है वो फ्लोर पे ना रह के कोरल के ऊपर रहता है और सनलाइट आराम से लेता रहता है, उससे खाना बनाएगा उसमें, और वो खाना किसको दे देगा? आपके कोरल को। और जूजेंथले क्या देता है कोरल को? फूड। इट असिस्ट द कोरल इन द न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन थ्रू द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। कोरल रिसीव्स द कलरेशन फ्रॉम द जूजेंथले विद इन देयर टिश्यूज। जो कलर आता है कोरल रीफ्स का, इट्स बिकॉज ऑफ द जूजेंथले, ठीक है। रीफ बिल्डिंग लेयर ऑफ स्केलेटन लाइमस्टोन। तो कोरल की जो रीफ है वो क्या है? लेयर ऑफ स्केलेटन है। कोरल अलग जो डेथ होती है उनकी बार बार, तो उनके स्केलेटन मिलके क्या बनाते हैं? रीफ बनाते हैं। और किसकी बनी होती है? लाइमस्टोन की।
ये देखना हमें कंडीशंस क्या क्या है, कोरल कहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ बेसिक कंडीशन ऐसे देख लो, तो कहाँ मिलेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं मिलेंगे, तो शैलो वाटर में मिलेंगे ताकि सनलाइट आती रहे, है ना। और क्या होगा, सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए, नहीं तो सनलाइट वापस वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। सेडिमेंट फ्री वाटर हो गया, शैलो वाटर हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, सलाइन वाटर होना चाहिए, है ना। तो फ्रेश वाटर में भी नहीं मिलते, सलाइन वाटर होगा। ज्यादा डेप्थ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर वो क्या करेंगे, कोरल ग्रो करेंगे, चाहे कोई रॉक हो चाहे कुछ हो, तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब देखो शैलो वाटर लिख दिया, है ना, बिकॉज ऑफ द सनलाइट शुड नॉट एक्सीड 200 मीटर, मोस्टली कहाँ मिलता है, अराउंड 50-100 मीटर पे। फिर सेडिमेंट फ्री होना चाहिए और सेलाइन होना चाहिए वाटर, ठीक है। द ओशन सैलिनिटी रेंजिंग बिटवीन 27 ppt to 30 ppt इज द मोस्ट आइडियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप। टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री, ठीक है। ये एक आइडियल है, हालांकि बाकी कंडीशंस में मिलते हैं, ये हमने आइडियल कंडीशंस बताई हैं। हाई ग्रोइंग कोरल रीजन कौन से होंगे, वर द वंस दैट रिसीव्ड एन एम्पल अमाउंट फ्लो ऑफ कूलर वाटर फ्रॉम द ओशियंस, क्योंकि कूलर वाटर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है ना। ओशियन करंट्स, वेव, टाइड्स, अब कोई वाटर ऐसा है जो स्टैग्नेंट है ना, तो वहां पे कम ग्रोथ होगी कोरल की, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिचार्ज नहीं हो रहे, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे। और ऐसा रीजन है जहाँ पे ओशियन करंट्स आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, ठीक है ना, टाइड्स आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट होता है, वहां पे कोरल की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। In nearby water drive away the flow around rate around these high performing reefs with waves being, वो बता दिया, ठीक है। In reef zones around the atoll that has less moving water, coral cover was much sparser since there was little cool inflow। अब आपको तीन टाइप्स की बताऊंगा, फ्रिंजिंग रीफ, है ना, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटोल। अटोल कैसे होती है, गोल होती है, तो जब गोल हो जाएगी कोई कोरल रीफ, तो उसमें क्या होगा, बाहर का इनफ्लो पानी का कम आएगा, तो उस केस में कोरल की ग्रोथ क्या होती है, कम होती है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना। ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि बाहर का वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा ज्यादा। ये जो आई गया, अगला ही आ गया, देखो पहला क्या है, फ्रिंजिंग, दूसरा क्या है, बैरियर, थर्ड है अटोल। तो ये अटोल में क्या होता है, चारों तरफ बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, आपको बाहर से पानी एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसलिए कोरल की ग्रोथ क्या होती है, अटोल में कम हो जाती है। अभी आपको वैसे समझाता हूं मैं, है ना, ये टाइप्स ऑफ कोरल है, फिर आपको समझ, अलग अलग थ्योरीज हैं, डेले की है, डार्विन की है, उसमें आपको नहीं पढ़ना, है ना, बस एक बेसिक समझो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं। तो ये आपकी जो है एक प्लेटफॉर्म है कि उसके पास एक कोरल ग्रो करेगा, है ना। तो जब कोरल बिल्कुल उससे चिपक के ग्रो कर रहा है, साथ है ना बिल्कुल उसके, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ। किसी के फ्रिंज पे है, जैसे साइड में फ्रिंज पे है ना, तो अगर ये मान लो पहाड़ है, कुछ भी है, उसके साथ में चिपक के जो ग्रो कर रहा है कोरल, तो कैसे कोरल हो गया वो, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है ना। तो कैसी रीफ है, फ्रिंजिंग। अब ये धीरे 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 क्या करेगी, आउट ग्रो करेगी, बाहर की तरफ ग्रो करेगी। अब ये ग्रो कर रही है और बाहर की तरफ, ठीक है, ग्रो कर रही है, ये ग्रो होगी और ग्रो कर रही है बाहर की तरफ। अब इसमें थोड़ा गैप आ गया, है ना, तो ये गैप आ गया, तो बीच में क्या, पानी है पूरा, तो इसमें जब गैप आ जाता है इस रीफ के अंदर, ये रीफ है आपकी, ठीक है, और ये लैंड है, तो जो गैप आ गया बीच में, जहां पानी भर गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आपका बैरियर रीफ। बैरियर, ये है बैरियर रीफ। पहला जो साथ चिपक के था, फ्रिंजिंग, फिर और ग्रोथ हुई तो आपकी बैरियर रीफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखो आप, तो ये आपकी लैंड पार्ट है, जो ग्रेट रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहां पे है, थोड़ा गैप छोड़ के, है ना, बिल्कुल चिपक के थोड़ी, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो ग्रेट बैरियर रीफ का देखना, थोड़ा छोड़ के है, तभी उसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो सेकंड रीफ कौन सी है आपकी, बैरियर, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाती है जब, तो दिस इज द बैरियर रीफ। अब और देखो, और कोरल ग्रो होगी, ये जो आइलैंड है, मान लीजिए जो प्लेटफॉर्म है, इसके चारों तरफ क्या हो गया, कोरल ग्रोथ हो गया, तो इसीलिए अटोल कैसे होती है, सर्कल में ऐसे, ये हो गया अटोल। तो बीच में आपका आइलैंड रह गया ये, ठीक है, और ये अब तो पूरा सबमर्ज हो गया, इसके पूरे, इसको कवर कर लिया किसने, पूरे चारों तरफ से आपके कोरल्स ने। तो इस तरह की जो सर्कुलर होती है कोरल, उसको क्या बोलते हैं, अटोल। एग्जाम्पल आपके लक्षद्वीप में भी है, मालदीव्स में भी है अटोल्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, एक्सचेंज कम होगा पानी का, इसीलिए उसने कहा था कि अटोल्स में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ कोरल्स कम होता है। और ये जो बीच में जगह बची यहाँ पे आपका बैरियर रीफ में और लैंड मास के, उसको बोलते हैं लगून। क्योंकि लगून मैंने पहले बताया था, उस दिन बताया था, आइसक्रीम खाओगे लगून, दोनों तरफ लैंड होगा, बीच में पानी होगा, उसको बोलेंगे लगून। चारों तरफ पानी, बीच में लैंड, आइलैंड बोलते हैं। तो इधर भी लैंड आ गई रीफ की, इधर भी लैंड आ गई, बीच में पानी है, इसको क्या बोलते हैं, लगून।
तो ये भी पूछ सकता है लगून किसमें बनता है, बैरियर रीफ में लगून बनेगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, पूरा सबमर्ज हो गया, चारों तरफ आपके अटोल आ गई, ये हो गया अटोल। फ्रिंजिंग रीफ बिल्कुल साथ में होंगी लग के, ये पहले स्टार्टिंग, फिर और फर्दर ग्रोथ, फिर चारों तरफ, ऐसे स्टेजेस होती हैं। ये अब देख लो, फ्रिंजिंग रीफ कंटिन्यूस विद द शोर, है ना, ये बोला था, एग्जांपल अंडमान हो गया। बैरियर रीफ लीनियर ऑफशोर स्ट्रक्चर रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, वो पैरेलल थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का दिखाया था मैंने आपको। निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अटोल क्या होंगे, सर्कुलर होंगे और सेमी सर्कुलर भी हो सकते हैं रीफ्स, जैसे लक्षद्वीप एंड आपका निकोबार आइलैंड। ये अरे समझ में आ गया वाला। चलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन्स इन इंडिया, तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, लोग तो बस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ही करेंगे, लेकिन बाकी रीजन भी है, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, जहां पे हमें क्या मिलती है, कोरल मिलती है। पहले तो 4 रीजन हो गए। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलेगी, अंडमान है निकोबार, फिर लक्षद्वीप, फिर गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ। कोरल की बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है इंडिया के अंदर, ऐसे है इंडिया लेवल पे, अरेंज करवा लेगा, पूछ लेगा, है ना, तो इसलिए बताया। इंपॉर्टेंस क्या है कोरल की, खुद सोचो कोरल की क्या इंपोर्टेंट होगी, इतनी मैंने दिखाई आपको, तो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो गया। 0.1% एरिया कवर करती है, 25% ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो कोरल्स होते हैं ना, ये जैसे प्लेटफॉर्म के साइड में अटैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इरोजन से भी रोकते हैं, है ना, फर्दर जो डिग्रेडेशन होता है, इरोजन होता है रॉक का, उन सबको रोकते हैं। उसके अलावा फिशिंग, भाई वहां पे जो कोरल्स आपने देखा साइड में फिश भी थी, तो फिश को, फिशरी को प्रमोट करते हैं, है ना। उसके अलावा कुछ जो स्ट्रक्चर है इनका, बोन बनाने में मेडिकल यूजेस भी हैं, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है कोरल रीफ्स की। अब देखो, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, ओवरऑल कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला तो। सेकंड है, दे फॉर्म द बैरियर, जिससे कोस्टल इरोजन रोक देते हैं, अगर कोस्टल इरोजन में अगर आसपास कहीं पे, एक तो सीधी इस पे कोस्ट पे लग रही है आपकी वेव्स या टाइड्स, ठीक है ना, इरोड होंगी, अगर उसके साइड में कोरल रीफ्स हो गए तो क्या ना कहीं कोस्टल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। थर्ड में इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है, ठीक है। फिर किसमें हेल्प करेंगे ये आपके, कोरल रीफ्स प्रोवाइड अबाउट 10% ऑफ द फिश कॉट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके कोरल रीफ्स में क्या होता है, फिश भी होती है, तो फिर हमारे फिशरी को प्रमोट करते हैं। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि हमने क्या बोला था, दे आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द, है ना, ओशियंस, तो कार्बन सिक्वेस्टर भी करते हैं। जैसे लैंड पे कौन करते हैं, ट्रीज करते हैं, ओशन में कौन सिक्वेस्टर करते हैं, आपके कोरल भी करते हैं। कोरल रीफ्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड आर इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ द कार्बन एंड हेल्प सिक्वेस्टर ओशन कार्बन, दस दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल। तो ये लाइन आ सकती है कि कार्बन साइकिल का पार्ट है कि नहीं, तो कार्बन साइकिल का पार्ट है, कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया था, कोरल ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द सर्च फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ सर्टेन कैंसर्स और एजिंग ऑफ सेल्स। द कोरल स्केलेटन यूज्ड सिंस 1970 फॉर द बोन ग्राफ्ट्स, ये एप्लीकेशन पूछ सकता है, तो बोन ग्राफ्ट में, कैंसर ट्रीटमेंट में, इन सब में काम आती है आपकी कोरल रीफ्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, टूरिज्म और मरीन एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, कितना अंडमान निकोबार लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अभी तो मैं देखा एक दोस्त वहां पे गया था, गल्फ ऑफ मन्नार भी, तो इससे मेरे को याद आ गया कोरल रीफ वहां पे भी है, ठीक है ना। तो ऐसे याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के अलावा कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, टूरिज्म और मरीन एक्सपोर्ट, तो क्या हमने सिस्टमेटिक कर रहे हैं, पहले हमने कोरल रीफ देखा, जूस जेंथले के साथ उसका रिलेशन देखा, कंडीशंस देखी हमने क्या होती है उसकी एग्जिस्टेंस की, फिर हमने टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स देखी, 3 टाइप की कोरल रीफ्स, और उसका फिर इंपॉर्टेंस देख लिया, तो कंप्लीट हो गया कोरल रीफ्स। फिर भी कुछ बचा है अभी, वार्म एंड कोल्ड वाटर कोरल रीफ, ये डिफरेंट अलग अलग जगह पे वार्म वाटर और कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स, क्वेश्चन आया हुआ इससे, इसलिए करवा रहा हूं। कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स मोस्ट कॉमनली अकर इन द कॉन्टिनेंटल स्लोप सेटिंग्स ऑन डीप शेल्फ्स and along the flanks of ocean banks and seamounts. They are distributed in all seas and in all latitudes. जो cold water है वो लगभग सभी latitude में सब जगह मिलते हैं, ठीक है, डीप शेल्फ में मिलते हैं। The Irish coral reefs are cold water reefs. They don't need sunlight to make food, so they are found much deeper in the sea. As there is no sunlight, the water is cold. अब ये अच्छी बात है, इंपोर्टेंट, जो कोल्ड वाटर वाले होंगे उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पॉइंट डिफरेंशिएटर है। तो काफी डीप मिलते हैं कोल्ड वाटर वाले सी रीफ, और हर लगभग काफी, ये नहीं कि ट्रॉपिकल मिलेंगे, क्योंकि वो डीप वाटर से मतलब है, ट्रॉपिकल हो कहीं पे टेम्परेट हो, तो डीप वाटर में मिलते हैं कोल्ड वाटर, एंड दे डोंट रिक्वायर सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट बात थी। वार्म वाटर रीफ नीड द सनलाइट, तो कहां मिलेंगे, शैलो एरिया में मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द सन्स टू मेक द फूड एंड ग्रो, दे यूजुअली फाउंड इन द शैलो वाटर्स वेयर द सनलाइट कैन रीच द रीफ। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए करवा रहा हूं।
The sunlight also makes the water warm, giving it the name warm water reef. The Great Barrier Reef is the warm water shallow reef. The warm water coral reefs are found in the tropics में मिलेंगे warm water in the areas where the water is clear and over 18 degrees centigrade. The maximum depth कितनी है 60 मीटर. उसके नीचे तो फिर क्या होगा, नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए. Warm water coral reefs need specific environmental conditions to grow, जैसे clear water allowing sunlight to reach the photosynthetic zooxanthellae. मैंने पहले बताया था कि सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए होता है कोरल्स को, नहीं तो अगर सनलाइट होगी तो सेडिमेंट्स होंगे तो क्या करेंगे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, सनलाइट को आने नहीं देंगे. तो इनको भी जो वार्म वाटर कोरल्स होते हैं उनको क्या चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए ताकि सनलाइट आ सके, क्योंकि सनलाइट से ही अपना फूड ग्रो करते हैं थ्रू द zooxanthellae. Light absorbing adaptations enable some species to live in dim blue light. They are developed in the symbiotic association with the algae. But the cold water coral reef do not develop in association with the symbiotic association with the algae. दूसरा डिफरेंस क्या आ गया कि जो वार्म वाटर है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है zooxanthellae के साथ, जो ऊपर बताया था. कोल्ड वाटर वाला नहीं रहता क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करवाना ही नहीं है, सनलाइट की जरूरत ही नहीं है, तो zooxanthellae के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. तो ऑल कोरल्स डू नॉट हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, ये स्टेटमेंट बन सकती है क्योंकि कोल्ड वाटर वाले नहीं रहते. कोल्ड वाटर कैसे सर्वाइव करते हैं, बाय ट्रैपिंग द प्लैंक्टन्स. तो सीधा प्लैंक्टन्स को ट्रैप करते हैं अपना और सर्वाइव करते हैं. स्मॉल सी एनिमल्स एंड अदर टाइनी फूड पार्टिकल्स इन द वाटर. तो फोटोसिंथेसिस से सर्वाइव नहीं करते वो, बाय कैप्चरिंग, दे सर्वाइव बाय कैप्चरिंग टाइनी प्लैंक्टन्स. ग्रोथ रेट ऑफ द कोल्ड वाटर कोरल रीफ इज लोअर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द वार्म वाटर कोरल. ये तो बेसिक बात है, ट्रॉपिक्स हो गया या गर्म, वहां पे क्या होता है, ग्रोथ रेट ज्यादा होती है. तो कोल्ड वाटर की ग्रोथ रेट क्या है, कम है, वार्म वाटर की ज्यादा है. तो तीन डिफरेंस पॉइंट हमने किए कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में. पहला क्या था, कोल्ड वाटर डू नॉट रिक्वायर सनलाइट, दे डू नॉट हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विद द zooxanthellae, देयर ग्रोथ इज स्लोअर, आल्सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लैटिट्यूड्स. ये भी 4 पॉइंट हो गए, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा. Temperature range of warm water coral reef 20 to 29 डिग्री and for the cold water is 4 to 30. ये टेम्परेचर रेंज है, ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है. देखो कोल्ड वाटर लगभग हर जगह है, वार्म वाटर अपने मोस्टली ट्रॉपिक्स के एरिया में फिक्स है. लास्ट टॉपिक इस वाले सेक्शन का है कोरल का, दैट इज द कोरल ब्लीचिंग. ठीक है. तो कोरल ब्लीचिंग मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ब्लीच का मतलब व्हाइट होता है. तो जब ऐसा स्ट्रेस आता है कोई भी है ना, इसमें उसको लगता है कि अब मतलब स्कार्सिटी होने वाली है रिसोर्स की, फूड की, तो zooxanthellae को एक्सपेल करता है वो. तो zooxanthellae को जब कोरल एक्सपेल करेगा तो व्हाइट हो जाता है, क्योंकि जो कलर होता है कोरल का, इट इज बिकॉज ऑफ द zooxanthellae दैट इज एन algae. व्हेन कोरल गेट्स स्ट्रेस्ड फ्रॉम द थिंग्स सच एज हीट, आ गया हीट, टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब भी स्ट्रेस होता है, पोल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन बढ़ गया पानी के अंदर, दे रिएक्ट बाय एक्सपेलिंग द algae leaving a transparent skeleton behind. This is known as coral bleaching. As the coral lose algae, they become white. Some corals can feed back themselves, but without zooxanthellae, the most of the corals starve. कुछ तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ they starve to the death. तो फिर वो कोरल रीफ धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है. कई कोरल रीफ क्या होती है, वापस रिकवर भी कर जाती है. तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट बियॉन्ड रिकवरेबल, रिकवर हो जाती है. ठीक है. इस 2 साल पहले बायोरॉक का भी एक आया था क्वेश्चन ना, तो बायोरॉक कोरल रीफ से रिलेटेड था, आर्टिफिशियल रीफ जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे ना. तो जो चीज न्यूज में भी रहती है वो भी हमें देखनी है. बायोरॉक न्यूज में थी कोरल रीफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग. सम कोरल्स कैन फीड देम से हो गया. ठीक है. इन सम इंस्टेंसेस कोरल कैन रिकवर फ्रॉम ब्लीचिंग. ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो इन्हीं से स्टेटमेंट पिक करता है वो कि एक बार ब्लीच हो गया तो सारा डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं. सम कोरल कैन, दे कैन रिकवर आल्सो, रिकवर बैक. कॉजेज क्या होंगे, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे ही. या तो टेम्परेचर में चेंज हो गया, क्योंकि एक फिक्स रेंज में सर्वाइव करता है. ठीक है ना. इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर कैन इंड्यूस कोरल ब्लीचिंग. ग्लोबल वार्मिंग एक हो रहा है. सोलर इरेडियंस, ठीक है, लेस क्लाउड कवर एंड मोर रेडिएशन इंक्लूड कोरल ब्लीचिंग. अगर क्लाउड कवर बहुत ज्यादा सोलर हो गया वो भी नुकसान है, तो इनके पर्टिकुलर सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पर. इन्फेक्शियस डिजीज, तो डिजीज होती है. ठीक है. अब ये भी पूछ लेगा, एग्जांपल दे देगा डिजीज का, तो किससे रिलेटेड है आपको बताना चाहिए. दे आर रिलेटेड टू द कोरल्स, तो कोरल की डिजीज है. The most common disease observed on the Great Barrier Reef include white syndrome, black band and brown band disease. तो याद रखने हैं, white syndrome, black band and brown band disease. They caused by the marine microbes, this tiny bacteria और virus protists. तो छोटे छोटे marine microbes होते हैं, वो कौन कौन से disease create करते हैं आपकी, black band, brown band और आपका white syndrome. तो ऐसे केवल ये नहीं लिख के ना बस टेम्परेचर चेंज हो गया, सैलिनिटी चेंज हो गई, वो तो 2 हेडिंग होगी, 3rd हेडिंग और डालनी है भाई. डिजीज भी होती है कोरल्स को.
ठीक है ना। तो डिजीज के एक दो एग्जांपल लिख के आना, व्हाइट सिंड्रोम, ब्लैक बैंड, ब्राउन बैंड, कोज्ड बाय द आपका मरीन माइक्रोब्स। फिर सेडिमेंटेशन, क्योंकि एक्सेसिव अगर सेडिमेंटेशन आ गया तो भी सनलाइट को ब्लॉक करेगा, तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका फ्रेश वाटर डाइल्यूशन। जब मैंने आपको बताया था कि ये सलाइन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्रेश वाटर भी अगर आ जाएगा बहुत ज्यादा, तब भी क्या होगा, कोरल रीफ आपका ब्लीच हो जाएगा। तो ये 5 फैक्टर हो गए आपके दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरल ब्लीचिंग। उसके अलावा और भी अभी सिक्स्थ है ओशन एसिडिफिकेशन। जब भी ओशन एसिडिफिकेशन होता है फिर क्या होएगा, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नहीं बन पाता फिर उससे, क्योंकि उनका रीफ का वही पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, स्केलेटन नहीं बन पाता उनका ना। तो ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है कि ओशन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है ना। ड्यू टू द राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ओशन एब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द ओशन। अब ओशन में क्या हुआ, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, उसको बोलेंगे ओशन एसिडिफिकेशन। और जब एसिड होगा तो कार्बोनेट को क्या कर देगा, बनने नहीं देगा, मेल्ट करता रहेगा, तो रीफ नहीं बन पाती उनकी, ठीक है ना। ये कह रहा है विच इनहिबिट्स द कोरल एबिलिटी टू क्रिएट द कैल्शियम स्केलेटन। जो उनका स्केलेटन है कैल्शियम का वो नहीं बन पाता, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है। और एसिडिटी कैसे बढ़ गई, बिकॉज होता है इंक्रीज इन द CO2 concentration इन द ओशंस, विच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो रीफ ही नहीं बन पाएगा, स्केलेटन नहीं बन पाएगा, तो कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अदर फैक्टर इज द ओशन एसिडिफिकेशन। सेवेंथ इज द ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स, जबरदस्ती, ओवर फिशिंग, ओवर टूरिज्म, उंगलियां करना वहां जाके स्कूबा डाइविंग में, तो वैसे खराब, ठीक है। पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, कोरल माइनिंग, कोरल माइनिंग भी कर देते हैं ज्यादा, उसका निकाल के कोरल को, पता है ना, बोन ग्राफ्ट में यूज होते हैं कई और चीजों के लिए, तो कोरल माइनिंग भी नुकसान करती है ना। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया नियर द कोरल रीफ्स, तो उससे फिर पोल्यूशन जनरेट होगा, तो वो सब खराब। तो ह्यूमन एक्टिविटी होगा, ये ह्यूमन एंगल तो हर एक में डाल सकते हो, हर जगह गंदगी फैला रहे हम तो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज एल नीनो। तो एल नीनो में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर जगह, है ना, जब वार्म करंट्स आ जाते हैं तो वो भी क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। El Nino phenomenon now has been related to the coral bleaching. It may be mentioned that warmest year of the 1998 was also associated with the strong El Nino. तो जो वार्मेस्ट ईयर था वो भी क्यों हुआ था, बिकॉज एल नीनो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो एल नीनो स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे भी नुकसान होता है आपका। तो ये 7-8 फैक्टर। पर्पस क्या है, आप एक फैक्टर मान लिख के आ रहा, वहां पे टेम्परेचर, मैंने आपको 8 अलग अलग फैक्टर दे दिए। अगर मेन से क्वेश्चन आता है कोरल ब्लीचिंग का, प्री में भी आता है, तो आपको रीजन अलग अलग पता होना चाहिए भाई। डिजीज भी है, ह्यूमंस भी है, सैलिनिटी भी है, सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सारे पता होना चाहिए आपको, इसलिए इतना डिटेल में करवा रहा हूँ। ओशन एसिडिफिकेशन भी आपने अलग कैटेगराइज किया है, ठीक है। एल नीनो हो गया। सोचो अगर जब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे 2 पार्ट आएंगे, मान लो 15 में लगभग 3 आते हैं कई बार ना, ऐसे पूछ जाएगा व्हाट आर द कोरल, व्हाट आर द रीजन फॉर इट्स ब्लीचिंग, और करेक्टिव मेजर नहीं भी दे तो फिर भी आप करेक्टिव मेजर बताओगे क्या कर सकते हैं उसकी। तो जब आपने 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखे, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने क्या किया 9 पॉइंट लिखे, तो उसका फर्क पड़ता है। इसीलिए वो जब आंसर राइटिंग करेंगे तो सिखाओ कैसे हमें उन पॉइंट्स को नंबरिंग देके ज्यादा दिखाना है उसके एग्जाम को। सर 10 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 9 पॉइंट तो पहले में लिखे हैं और 6 बाद में लिखे हैं, और 2 वे फॉरवर्ड में भी लिखे हैं, तो 17-18 पॉइंट लिख दे, कुछ नंबर दो मेरे को। तो वो तरीका होता है नंबर लेने का, इसलिए मैं सब कैटेगराइज करता हूँ, बड़े बड़े पैराग्राफ बनाता। नोट्स में भी आप कोई चीज देखोगे, नहीं तो लिखने को मैं बड़ा बड़ा लिख सकता था, उतना याद भी नहीं रहेगा, और हमारी आदत आज से ऐसे बन जाएगी। क्योंकि पता है क्या प्रोसेस, मैं उस प्रोसेस से गया हुआ हूँ। तो एक तैयारी होती है, पहले हम 1.5 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, फिर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तैयारी का मतलब समझ रहे हो कि बुक्स ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, याद नहीं करेंगे कुछ भी, बस पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्लासेस करेंगे, रूटीन करेंगे, कोचिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सारा काम 2 साल 1.5 साल इसमें निकल जाएगा। फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे, फिर हम याद करना स्टार्ट करेंगे, फिर 3 साल निकल जाते हैं, फिर चौथे साल में हमारे होती है यार अब तू प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हिम्मत टूट जाती है 5वें साल में। तो वो प्रोसेस ना होए तुम्हारे साथ, इसीलिए इतनी मेहनत करके सिंप्लीफाइड हो गया भाई, ये कोरल हो गया। अब तो दिमाग में बिठा दिया मैंने तुम्हें, कोरल क्या होता है, क्या रिलेशन है उसका जूजेंथली के साथ, कितने टाइप्स के हैं, क्या कंडीशन है, क्या कोरल ब्लीचिंग है, स्ट्रक्चर खत्म, बस उसी को करना है। कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं करना, बस याद करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू देखना है, कुछ नहीं आ रहा मेरे से पूछ लो, बस इतना ही काम करना है अपने को, ठीक है ना। तो लंबी साइकिल को तोड़ के सीधा काम पे अटैक करो, क्योंकि वहां पे भी ऐसे मिलेगा, शीट में भी आपको 2 पेज मिलेंगे 10 नंबर में, कितना रिसर्च कर लो याद रहेगा नहीं, याद लिमिटेड चीजें रहती हैं। एक बार स्ट्रक्चर बन गया ना, फिर उसमें एड ऑन हो सकता है, स्ट्रक्चर नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए कल मैंने आपको पहले सिलेबस याद करवाया था ओशनोग्राफी में, क्या मेरे को इतना याद है 13 टॉपिक्स है, एग्जैक्ट याद नहीं पर 13 टॉपिक याद है मेरे को, क्यों नंबरिंग कर रखी मैंने, मैं कभी बुलेट्स नहीं डालता, देखो नंबरिंग डालता हूँ, डेलिबरेट मेहनत रखती है, पूरे दिन करता हूँ, जितने बुलेट्स होंगे सबको डाउन नंबरिंग करूंगा। अब मेरे को 13 याद है, तो मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगा के 13 के आसपास जाऊंगा, 7-8 तो याद कर ही लूंगा कैसे भी करके। तो इसलिए ये सब चीजें ट्रिक्स होती है याद करने की। अब मैंने उसका कंटेंट भी चेक किया बुक में, ओशन हाँ 13 है, तो बार बार मेरे दिमाग में 13 याद आएगा,
क्लाइमेटोलॉजी में 30 थे, ऐसे याद आएगी 30, तो कुछ ना कुछ दिमाग में लगाऊंगा। इसमें 8 फैक्टर पड़े हैं, ठीक है, 8 है देख लो, तो 8 में 6-7 तो लाऊंगा ना, तो नंबरिंग बहुत याद रखती है, बहुत हेल्प करेगी मेंस में। आज मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे को कहते हैं बच्चे सर की टाइम कैसे मैनेज करें, 8 मिनट में कैसे लिखे 10 नंबर का क्वेश्चन, या 7 मिनट में, ठीक है, 7 मिनट में ये लिखना है मैं 10 नंबर वाला, 15 मिनट नंबर वाला लिखना है 11 मिनट में। तो वो ऐसे नहीं आएगा कि एकदम से मैं कुछ कर दूंगा गोली दूं, वो तुम्हारी तैयारी के ऊपर होता है। अगर तुमने माइंड में उस तरीके से पढ़ा हुआ चीजों को, तब तुम्हारा माइंड फास्ट काम करेगा, तुम्हारे हाथ ही फास्ट काम करेगा। ऐसे नहीं तो हाथ की स्पीड कभी नहीं होती, स्पीड होती है माइंड की, हमें हाथ की स्पीड कभी नहीं होती। अगर माइंड काम फास्ट कर रहा है तुम लिख दोगे फटाफट, और माइंड फास्ट कैसे काम करेगा, दिमाग में अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर बना के पढ़ो चीजों को, प्री में भी हेल्प करेगा, कैटेगराइज कर लो चीजों को, ठीक है, ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे चंक्स में, और फिर आपको प्री में भी बहुत क्लैरिटी रहेगी, कुछ एब्सोल्यूट फैक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे, उनको एलिमिनेट सेलेक्ट कर लोगे, वहां पे कॉन्फिडेंस रहेगा, और मेंस में आप फाइनली क्या करोगे, अच्छी आंसर राइटिंग करोगे। और अल्टीमेट जो आपको प्रॉपर आईएएस बनाएगा वो मेंस ही है। प्री कितनी बार भी क्वालिफाई कर लो कोई फायदा नहीं है, मेंस ही आईएएस बनाएगा आपको प्रॉपर, और उसमें आंसर राइटिंग सबसे मेन, मतलब प्रॉपर मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जिसकी आंसर राइटिंग बढ़िया है, प्री तो कैसे मेहनत करा करोगे मैं करा दूंगा, आंसर राइटिंग किसने डेवलप कर ली तो पक्के फिर सिलेक्शन उसके चांस, और आंसर राइटिंग नहीं है तो फिर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग का रोल है ना, सब में आंसर राइटिंग का रोल है, जीएस तो ही प्लस ऑप्शनल में भी। ऑप्शनल में कई बच्चे क्यों, जो रिसर्चर्स भी होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं आंसर राइटिंग नहीं करते, आंसर राइटिंग खेल है, जो डिमांड है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो कैसे करोगे जब आपको चीजें याद होंगी, स्ट्रक्चर्ड होगा दिमाग में, तो उस पर काम करना है अपने को स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से मैं तुम्हें वैसे ही लेके चल रहा हूँ, अभी देखना आगे कितने बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, ब्लू इकोनॉमी आएगा, मरीन पॉल्यूशन, जो भी आएगा है बोरिंग टॉपिक, लेकिन आपको मैं फिर भी उसमें 5-6 चीजें याद करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं होगे, एकदम से आपको स्ट्राइक करेगा, तब वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप 7 मिनट में करोगे, क्योंकि आपको 5 चीज याद है उसकी, याद होगी तो कर दोगे आप, क्योंकि आप जब क्लास के बाद 10 मिनट नोट्स बनाते हो आपकी मेमोरी तेज हो रही है। अब जब जब आप क्लास के बाद जो नोट्स बना रहे हो और अब उन टॉपिक्स में कोई बात करता हूं, तो कम से कम आपने जो हाथ से लिखा है वो 5 पॉइंट तो आपको याद आएंगे ना। अब ओशन का वर्टिकल लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कल सबने बनाया, कोड भी मैंने करवा दिया आपको, तो आप कर लोगे। सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, चिल सासुमा सबको याद आएगी, 4 तो तुम करोगे करोगे ना, जो कराया था क्लोरीन, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम, तो कर लोगे, चीजें याद होंगी तो कर लोगे, याद नहीं होगी तो नहीं करोगे। अब एक बंदा है वो बस ऐसे लिखे जा रहा है कंपोजिशन सैलिनिटी, आपने ये भी बता दिया कि सर मेरे को ये भी पता है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, और उसको बॉक्स में बना दिया आपने, नंबर मिलेंगे आपको। तो ऐसे करनी है मैं पढ़ाई, इसलिए याद करने का फायदा होता है, इसलिए मैं उस पर इतना एम्फेसाइज करता हूँ चीजों के ऊपर। पैराग्राफ में कभी एम्फेसाइज नहीं करता, मैं कीवर्ड से एम्फेसाइज करता हूँ कि पैराग्राफ तो बना लोगे आप लोग, पैराग्राफ कोई पढ़ भी नहीं रहा तुम्हारे, कीवर्ड लिखो, डायग्राम्स बनाओ, डिमांड एड्रेस करो, खत्म, ठीक है। बस 2-2 लाइन तो लिखी मैंने, कहाँ लिखी ज्यादा लाइन यार, इतनी बस, उसमें से तुम एक लाइन लिखाना, काम हो जाएगा। अब मैंने यही बताया था, चाहे कोरल ब्लीचिंग आए कुछ भी आए, बताओगे तो सही इसको रिस्टोर कैसे करेंगे। तो मेजर्स फॉर कोरल रिस्टोरेशन, तो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कुछ इंडिया लेवल पे भी हम कर रहे हैं, है ना, तो इनको भी आप ब्रेक कर सकते हो। जब भी कभी मेजर्स दो ना तो कुछ लिख दो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी लेवल पे क्या कर रहे हैं, ये तरीके होते हैं। अगेन ही सब लिखते आएंगे, कुछ कम्युनिटीज भी होंगी जो आपस में कर रही होंगी आसपास का, कम्युनिटी लेवल पे किसी केस स्टडी दे दो, फिजी की या किसी और कंट्री की ढूंढ डांट के, मतलब उसको ब्रेक करो कि कैसे कैसे काम हो रहा है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, ICRI, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स में बहुत रिमोट ऑर्गेनाइजेशन पूछता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, या इसने कोई पैक्ट साइन किया है तो ये इसके अंदर कौन इसका मेंबर है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट में और इकोनॉमिक्स प्री में इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच स्ट्राइव्स टू प्रिजर्व द कोरल रीफ्स एंड रिलेटेड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज कॉम्पास, ठीक है, कोमाप्स, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम, ठीक है, ये किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब नाम देख के मैं समझना कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इतना पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव क्या है कि असेस द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ कोस्टल मरीन एनवायरनमेंट क्वालिटी एंड लॉन्ग ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। तो कैसा मरीन एनवायरनमेंट की क्वालिटी चल रही है उसका असेसमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे, क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, वर्क थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स टू प्रोवाइड द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम फॉर देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एक रिसर्च ग्रुप है जो बताएगा भाई इनकी हेल्थ सिस्टम के लिए क्या काम करना चाहिए, तो ये क्या है, एक रिसर्चर्स का ग्रुप है। और इसकी रिपोर्ट कौन सी आती है, स्टेटस ऑफ द कोरल ऑफ द वर्ल्ड। इट सजेस्ट दैट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द स्टडीज ऑफ कोरल इकोसिस्टम आर नेसेसरी to understand the holistic view of association between coral ecosystem, global warming and
कोरल ब्लीचिंग सो दैट कोरल में रिजनोवेट। ये कीवर्ड लास्ट वाले याद रखना। ये क्या कहते हैं कि जो होलिस्टिक हमारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस किस चीज में, कोरल रीफ्स का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में, कोरल ब्लीचिंग के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो ब्लीच हो रहे हैं वो, और क्यों ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी दिक्कत हो रहा है, तो इन तीनों के बारे में स्टडी होनी चाहिए ताकि उनका हम क्या कर सके, रिजनोवेशन कर सके कोरल्स का। ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो आप ये मत क्या नाम कि कंक्लूजन मैंने लिख दिया, आप कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये कह रहे हैं सर कि है ना कि इकोसिस्टम कोरल का उसके बारे में पता होना चाहिए, कोरल ब्लीचिंग के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग का जो इन तीनों के हमें एक नेटवर्क क्या करें एसोसिएशन, तीनों के बारे में स्टडी करनी चाहिए ताकि इनका रिलेशन पता चल सके। तो ऐसे कंक्लूजन हम डाल सकते हैं किसमें, आपके कोरल रीफ का जो क्वेश्चन आएगा उसके एंड करते हो, और नाम दे देना इसका ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क का। और बाकी ये है प्री के लिए आपके इंपोर्टेंट है, किसका इनिशिएटिव है, क्या इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ठीक है, थर्मोहेलाइन मतलब सैलिनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ग्लोबल ओशन कन्वेयर सिस्टम। तो कन्वेयर एक बेल्ट होती है, मशीन देखोगा एक से उधर बेल्ट जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ओशन करंट ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, एक देख लो पहले फिगर भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखो, यहाँ पे डीप ओशन में अटलांटिक ओशन है ना, हाँ अटलांटिक में सिंक करेगा वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कोल्ड वाटर है, कैसे आइस बन गई है, आइस बन गई तो फिर क्या हुआ, आइस तो फ्रेश वाटर से बनी, उसने सारा पानी छोड़ दिया, मतलब सॉल्ट छोड़ दिया, तो सॉल्ट क्या हो गया, सलाइन वाटर हो गया, हैवी हो गया। तो यहाँ पे सलाइन वाटर होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई है अटलांटिक में, नॉर्थ में, तो यहाँ पे नीचे नीचे क्या कर रहा है, पानी सिंक कर रहा है। तो ये जो ब्लू वाटर है क्या है, पूरा सिंक कर रहा है और ये इमर्ज कर रहा है ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, फिर इंडियन ओशन से क्या हो रहा है, ये आपका वापस वार्म वाटर राइज कर रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, और ये एक बेल्ट इसकी आगे जाएगी यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, फिर यहाँ से राइज करेगी फिर वापस ज्वाइन करेगी। तो ये पूरी क्या है आपकी एक कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, तो किसके कारण कर रही है रन, ये हेलाइन, हाँ थर्मोहेलाइन, टेम्परेचर और सैलिनिटी के कारण। इसको इससे क्या होएगा, पूरा आपका जो सर्कुलेशन है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर का, हीट का, वो सब क्या है, सर्कुलेशन हो जाएगा। एक तो हीट बैलेंस बना रहता है ओशन के अंदर, किससे, थ्रू द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब देखो क्या होता है, एक दो इंपैक्ट और आगे बढ़ाऊंगा आपको। ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन रिसेंट स्टडी आई थी कि स्लो हो गया आजकल। ठीक है, तो ये अगर स्लो हो गया तो क्या नुकसान होगा, देखो जो गर्म एरिया है वो गर्म हो जाएंगे और जो ठंडे एरिया है वो ठंडे रहेंगे, तो उससे भी नुकसान है। ठीक है ना, तो थर्मोलाइन अगर सर्कुलेशन बहुत स्लो हो गया तो क्या होता है उसका, आपका यूएसए में ना अभी रिसेंट ये स्टडी आई थी, थर्मोलाइन सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, रेनफॉल भी कम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बाकी और मैं पढ़ाऊंगा सारा। बस ये देखो कि कैसे कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है, और ये स्लो भी नहीं होनी चाहिए, जो स्पीड है नेचर का भाई ठीक है, जो चल रहा है उस हिसाब से, अगर बढ़ भी जाएगी तो भी नुकसान है और कम हो जाएगी तो रिसेंटली ये देखा गया है कि वो क्या हो रहा है, स्लो हो रही है स्पीड। ठीक है, तो उसके जो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो हम देख लेंगे, अटलांटिक वाला जो सर्कुलेशन है उसके अंदर, अटलांटिक का अलग से स्पेसिफिक करेंगे। ये पूरा हो गया आपका ग्लोबल एरिया, समझ में आ गया। अटलांटिक ओशन में नीचे जा रहा है, फिर इंडियन ओशन से राइज कर रहा है, एक आगे आपकी पैसिफिक ओशन में, फिर पैसिफिक ओशन से राइज कर रहा है, जो ब्लू वाला है वो सरफेस के अंदर जाएगा करंट के, और वार्म वाला ऊपर सरफेस पे कर रहा है। ठीक है, ये आपका वार्म सरफेस करंट रेड वाला, और ये कूल सब सरफेस फ्लो सरफेस के अंदर। देखो अब सब सरफेस आते मेरे दिमाग में तक क्या आया, कल वाले हमारे याद आ गए मेरे को, मरीन रिसोर्सेज, ऐसे क्लिक करना चाहिए, कल करवाया था ना, मरीन रिसोर्स को 4 हेड में डिवाइड किया था मैंने, क्या क्या, पहला कौन सा था, फूड रिसोर्स, फिर एनर्जी रिसोर्स, फिर विटामिन और ड्रग्स, और लास्ट वाला मिनरल डिपॉजिट। अब फिर मिनरल डिपॉजिट को डिवाइड किया, किस किस में डिवाइड किया था मिनरल डिपॉजिट को, एक तो डिजोल्व थे और एक डिपॉजिट थे। डिजोल्व वाले सॉल्ट हो गए, डिपॉजिट वाले कुछ शेल्फ के ऊपर थे, कुछ बॉटम के ऊपर थे, कुछ सब सरफेस थे। सब बॉटम के शेल्फ के ऊपर मोनाजाइट हो गया, सरफेस के ऊपर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गया, और सब सरफेस पे ऑयल एंड नेचुरल गैस। 1 मिनट में याद आ गया, आप सबको याद आ रहा होगा जो क्लास में थे, ये बात है, पर्पस है, वो स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा। अब वो कहीं से भी पूछ ले आपका, प्री में ये हेल्प करेगा आपको कि आप इनमें से बता दोगे कौन कौन से आपके मरीन रिसोर्स है, और मेंस में तो आप चार्ट ही बना दोगे सीधा और उनको एक्सप्लेन करोगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, मरीन रिसोर्स में फिश, बस फिश पे रह जाएंगे, फूड रिसोर्स पे हद मार के कोई एक आधा लिख देगा पॉलीमेटालिक नोड्यूल और एक लिख देगा पेट्रोलियम, पर वो 1 2 3 पॉइंट लिख पाएगा, आप लिख के आओगे 9 पॉइंट, और वो भी स्ट्रक्चर में लिख के आओगे, और वो भी टाइम बाउंड लिख के आओगे। किसका फायदा हो, किसमें हो, क्योंकि हमने कल 10 मिनट अच्छे से दिया था इसको, चार्ट को समझ लिया, प्री भी क्लियर, मेंस भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और पर्सनल टेस्ट में गलती से पूछ लिया आपसे तो कहेगा यार मजा आ गया,
इसको आप सारा स्ट्रक्चर बकवास करोगे नहीं, आप तो इस तरीके से बताओगे सारी, ये करनी है अपने को सारी पढ़ाई ऐसे ना। चलो अब मैं पहले तुम्हें क्यों समझाता हूँ, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर, फोटो देख ली तुमने, आइडिया होगा कहीं नीचे जा रहा होगा कहीं ऊपर आ रहा होगा, स्पीड स्लो होगी तो भी इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे। अब एग्जांपल तो फ्रेमवर्क रेडी है, फिलर देख लेते हैं क्या क्या फिलर होंगे, क्या डेफिनेशन होगी, ये तो पढ़ ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, डीप ओशन करंट्स रेफर टू एज द थर्मोहेलाइन करंट्स आर कोज्ड बाय द डेंसिटी डिफरेंसेस। कोल्डर सेलाइन वाटर मास आर मोर डेंस एंड सिंक व्हाइल द वार्मर फ्रेश वाटर मास आर लेस डेंस। ठीक है, जो ऊपर होगा कोल्ड वाटर होगा वो क्या होगा, सलाइन, कोल्ड वाटर डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिंक करेगा, और वार्मर वाला क्या होगा, लाइट होगा तो वो ऊपर राइज करेगा। ठीक है, warmer water masses are found near equatorial regions and colder water mass are found near the polar region. Less saline water is found where it is more precipitation or river input. More saline, ये बेसिक बता रहा है कहाँ पे आपको more saline water मिलेगा, कहाँ पे आपको less saline water मिलेगा। More saline water masses are found in areas where there is lot of evaporation. Evaporation हो गया, salt रह गया तो saline water बचेगा। जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, river flow आ रहा है, वहाँ पे salinity कम हो जाती है, कल भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, because the salt is left in the water or in the polar area because ice forms सॉल्ट इज लेफ्ट इन द, देखो आइस फ्रेश वाटर से बनती है तो उसने सारा फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लिया और सॉल्ट को छोड़ दिया, इसलिए पोलर एरिया में भी सैलिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सैलिनिटी ज्यादा होने के कारण क्या होती है, वहां पे डेंसिटी बढ़ जाती है और वाटर सिंक करता है पोलर एरिया में। इसलिए अटलांटिक से वाटर सिंक कर रहा था और कहां तक आ रहा था, इंडियन ओशन तक आ रहा था, और फिर उसके ऊपर आ रहा था आपका सरफेस वाला करंट। अकॉर्डिंगली द मोस्ट डेंस वाटर, ओशन वाटर, वाटर विद इन द लोवेस्ट टेम्परेचर एंड द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक में मिलता है आपका हाई डेंसिटी हाई सैलिनिटी वाटर, तो इसलिए वहां से वो सिंक करता है। वहीं से फिर आपको मान लो दिस कोल्ड सलाइन वाटर सिंक्स बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर डेंसिटी, इट देन फ्लोज साउथवर्ड डीप अलोंग द ओशन फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशन थ्रू द इंडियन ओशंस, इवेंचुअली मिक्सिंग विद द सरफेस करंट इन द पैसिफिक ओशन। एक वहां पे जा रहा था इंडियन ओशन में, एक आगे पैसिफिक में। ठीक है, ये सारा आपको पता ही है, मैंने सब करवा दिया, कहां से निकलेगा कहां से। द सरफेस करंट फ्लोज बैक थ्रू द इंडियन ओशन इनटू द अटलांटिक ओशन, returning the surface water to the North Atlantic Ocean and driving the Gulf Stream। वही जो आ रहा था उधर से, क्यों वो मारा था, तो वही किसको फिर पुश करेगा, गल्फ स्ट्रीम को। कल सारे ओशन करंट से याद करवाए थे, जिन्होंने कल वाली क्लास मिस की थी कर लेना सारे, कल मैंने करवा दिए, ओपन कर दूंगा ठीक है, उसको करके खत्म करना। द गल्फ स्ट्रीम फ्लोज अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द, ये सब आपको गल्फ स्ट्रीम का हो गया, कल पता चल जाएगा। फिर वहां पे जाके क्लाइमेट कम क्या करता है, ब्रिटेन में भी गर्म करता है, वो सारा मैंने कल आपको समझाया था गल्फ स्ट्रीम का। The density difference in the ocean water contribute to the global scale circulation system, also called as the global conveyor belt। ये बताना चाह रहा है कि जो डेंसिटी डिफरेंस हुआ उससे ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हुई है। अगर डेंसिटी डिफरेंस नहीं होता तो बनती नहीं, क्योंकि जब डेंसिटी डिफरेंस हो तभी तो वहां पे सिंक किया पानी, और जहां पे कम डेंसिटी वहां पे राइज कर रहा है। इट इंक्लूड्स बोथ सरफेस एंड डीप सरफेस करंट्स दैट सर्कुलेट द ग्लोब। दोनों करंट आएंगे, सरफेस वाले भी जो वार्म वाले थे आपके, सब सरफेस वाले रेड, जो ब्लू वाले थे रेड, मैंने दिखाया था आपको, सब दोनों करंट होंगे। द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ टू साइमल्टेनियस प्रोसेस, वार्म सरफेस करंट carrying less dense water away from the equator towards the poles and the cool deep ocean currents carrying denser water away from the poles towards the equator। दोनों से होंगे, ट्रॉपिक से वार्म करंट जा रहा है पोल की तरफ और पोल से ठंडा करंट आ रहा है इक्वेटर या ट्रॉपिक्स की तरफ। द ओशियनिक ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम प्लेज अ की रोल इन द डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठंडा पानी आ रहा है कहां से, पोल से, गर्म हीट कहां जा रहा है, इक्वेटर या ट्रॉपिक से पोल की तरफ। रेगुलेटिंग द वेदर एंड क्लाइमेट एंड साइक्लिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या करता है, सर्कुलेट करता है, गैसेस को सर्कुलेट करता है। The thermocline circulation ocean current have a strong effect on the Earth's climate. This conveyor belt type circulation moves heat around the Earth। ये देखो साइंटिस्ट, मैं आपको बता रहा था ना, साइंटिस्ट do not completely understand this flow of water, but they think the influx of flux water in the North Atlantic Ocean causes a disruption of the flow। अब वो कह रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो आ रहा है, मैंने कहा था ना फ्रेश वाटर आएगा तो उससे भी क्या हो रही है, सैलिनिटी कम हो रही है। जब सैलिनिटी कम होगी तो डिफरेंस कम होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये सब कनेक्शन समझो आप, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो, इसलिए आप जब क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आएगा तब भी आप लिख सकते हो कि जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है उस पर इंपैक्ट, उसको इंपैक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज। और प्री में क्वेश्चन आ सकता है क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग 1 2 3 4 5, उसमें अगर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन आएगा तो आप कहोगे हाँ सर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे आइस मेल्ट कर रही है, आइस मेल्ट कर रही है तो फ्रेश वाटर आ रहा है अटलांटिक ओशन में, फ्रेश वाटर आएगा तो सैलिनिटी कम होगी, सैलिनिटी कम होगी तो उसकी स्पीड कम हो रही है, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। ठीक है पीयूष, इतना कनेक्शन ऐसे चार्ट बना लेना अपना उसके आगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर आपको याद रहेगा।
Influx of fresh water in the North Atlantic Ocean causes a disruption of the flow. This fresh water is less dense and would not sink, causing the global flow of ocean water to slow, drastically changing the Earth's climate. Scientists think that if the conveyor slows or stops, the warmer surface water would not be propelled back towards the North Atlantic, है ना, through the Gulf Stream. This could cause Europe to have a colder climates. तो जो गर्म पानी जो गल्फ स्ट्रीम लेके जा रहा था यूरोप की तरफ और उसको ठंडा कर रहा था, तो वो नहीं जाएगा, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट क्या होगी, स्लो हो गई है, तो ये ब्रिटेन हो गया, वेस्टर्न यूरोप क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और ज्यादा, तो वो फिर लिवेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। दिस वुड कोज यूरोप टू हैव अ कोल्डर क्लाइमेट, इट वुड कूल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डिक्रीज द रेनफॉल ओवर द यूरोप, क्योंकि यूरोप क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, फिर वार्मिंग नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, अगेन रेनफॉल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, ये दो नुकसान थे। इट कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन एल नीनो, एल नीनो पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एल नीनो और इंटेंसिफाई हो जाएगा, और गर्मी हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने बताया सिंक कर रहा है अटलांटिक में, ठीक है, यहाँ पे राइज करेगा इंडियन ओशन से और फिर पूरी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बन जाएगी। एक अटलांटिक ओशन का अलग से देख लेते हैं जो सर्कुलेशन है, इसको हम बोलेंगे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, न्यूज में चल रहा है काफी एएमओसी, इसलिए करवा रहा हूँ, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वही सर्कुलेशन है, अटलांटिक से सिंक कर रहा है ना, बस अटलांटिक ओशन का पर्टिकुलर कर दिया हमने। The Atlantic meridional overturning circulation is the zonally integrated component of the surface and deep currents in the Atlantic Ocean. It is a part of global ocean conveyor system. उसी का पार्ट है एक particular Atlantic. It is characterized by the northward flow of the warm salty water in the upper layers of Atlantic and the southward flow of the colder deep water that are part of thermohaline circulation. वही बात है कि northward जा रहा है आपका warm water और southward आ रहा है north से south आपका cold water. These limbs are linked by the regions of overturning in the Nordic and Labrador Sea and Southern Oceans. The AMOC is an important component of the Earth's climate system and is the result of both atmospheric and thermohaline drivers. ये आपका जो पर्टिकुलर ब्रांच है इसकी अटलांटिक ओशन में, ये वाला, ठीक है ना, डेविस स्ट्रेट और ये सब, एक सेकंड, इसमें डेनमार्क की तरफ इधर आएगा, आइसलैंड के बीच में, बीच का जो है ना डेनमार्क की तरफ पूरा, ये नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन, ये बस पर्टिकुलर अटलांटिक ओशन वाला देखना भी इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका एएमओसी कंप्लीट हो गया, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कर लिया, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट हो गया। अब कुछ जैसे हमारे टॉपिक में करते हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स करते हैं, है ना, जो मॉर्फोलॉजी में किया, फिर हमने यहाँ क्लाइमेटोलॉजी में किया, अब ओशनोग्राफी में भी कुछ जो न्यूज में चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला है आपका मरीन पोल्यूशन। अब मरीन पोल्यूशन बेसिक है, अलग अलग यहाँ से होंगे पोल्यूशन, वो आप कर लोगे, दिक्कत नहीं। द ओशन कवर्स ओवर 70% ऑफ द ग्लोब, दे प्ले क्रूशियल रोल्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। Yet we tend to neglect the present ocean problems like, अब प्रॉब्लम देखो क्या क्या है, वो पैराग्राफ इंपोर्टेंट। एक तो ओशन एसिडिफिकेशन, क्या होता है ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाना ओशन में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ओशन के अंदर, तो ओशन एसिडिफिकेशन की दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज है, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, ये प्रॉब्लम है ओशंस की, ठीक है। These all problems have made oceans one of the Earth's most threatened ecosystem. Causes क्या है, सीवेज डिस्चार्ज, केमिकल टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, बेसिक है, पढ़ लेना आराम से ना। थर्मल पॉल्यूशन, मान लो गर्म पानी इंडस्ट्री से चला गया वहां पे, है ना, या कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हम लगाते हैं ओशन के पास, है ना, बी क्लोज टू द कोस्ट, तो वहां से भी जो सर्कुलेशन होता है उसमें गर्म पानी जाता है, तो थर्मल पॉल्यूशन हो जाता है, आसपास का ओशन का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो वहां पे स्पीशीज को दिक्कत होती है, थर्मल पॉल्यूशन हो गया। लैंड रन ऑफ, लैंड से एग्रीकल्चर लैंड कोई पास में है, तो वहां से जो न्यूट्रिएंट्स, मान लो आपने फर्टिलाइजर दिया, ठीक है, वो लैंड से क्या हुआ, रन ऑफ हो गया, बारिश आई और बह के ओशन में चला गया, ओशन में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, वहां पे एल्गल बूम हो जाता है या और दिक्कत हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट रन ऑफ भी नुकसान करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, लैंड रन ऑफ, लैंड बेस्ड सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर रन ऑफ डिस्चार्ज न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड्स एंड अनट्रीटेड सीवेज इंक्लूडिंग द प्लास्टिक्स अकाउंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ मरीन पॉल्यूशन। लार्ज स्केल ऑयल स्पिल, कोई टैंकर भिड़ गया आपस में, ऑयल स्पिल हो गया, या फिर जो ऑयल रिग्स हैं, जो ऑयल आपकी रिफाइनरीज हैं, है ना, जो ऑयल आपकी ऑयल स्पिल हो जाता है। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द शिप्स हो गया, इज अ ह्यूज ओशनिक पॉल्यूशन, द मोस्ट डेवास्टेटिंग इफेक्ट इन द ऑयल स्पिल्स, ठीक है। एक दो एग्जांपल लिख देना, रिसेंट जो हुआ कुछ ना, वो भी डीप सी माइनिंग होती है, ओके, ओशन माइनिंग साइट्स ड्रिलिंग फॉर सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, इवन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए, तो जो डीप सी माइनिंग होती है उससे भी पॉल्यूशन होता है। Next is the plastic pollution. According to UNEP, estimates every square of mile of the
ओशन कंटेन्स 46,000 पीसेज ऑफ द फ्लोटिंग प्लास्टिक। इसके लिए कल मैंने टर्म क्या बताई थी आपको, गार्बेज पैच। शाबाश आर्यन, ठीक है ना। तो ये गार्बेज पैच, अब आपको आइडिया गार्बेज पैच क्या होता है, कैसे बनता है ना, उस तरीके से तो रिलेट करके चलो। यहाँ पे लिख दो गार्बेज पैच, एक अच्छी टर्म आ गई ना, बच्चे नरोल लिखे, गार्बेज पैच में लिख के आओगे। Once discarded plastics are weathered and eroded into the very small fragment known as microplastic। और धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन माइक्रोप्लास्टिक्स। तो माइक्रोप्लास्टिक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं। In addition to all these factors, the oceans are highly affected by the carbon dioxide and climate change based other factors। मैंने सारे दे दिए, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी मैरीन एनिमल्स में, डिसरप्शन ऑफ द साइकिल ऑफ द कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स को इंपैक्ट करेगा, है ना। अब ये देखो तरीका क्या लिखने का, ये तो देख ही लोगे। इफेक्ट्स ऑन द टॉक्सिक, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द मरीन लाइफ कैन इंक्लूड कैंसर, फेलियर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिहेवियरल चेंज एंड इवन डेथ। Disruption of coral reef cycle, oil spill floats on the surface of the water and prevents sunlight from the reaching marine plants and affects the process of photosynthesis। मान लो ऑयल स्पिल हो गया तो ऊपर क्या होगा, सनलाइट नहीं जाएगी, तो कोरल रीफ क्या होगा, उनके पास फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। हाईलाइटेड इन द क्लाइव विल्सन रिपोर्ट। तो ये थी तो नॉर्मल बातें, अब इंपॉर्टेंट बढ़ गया क्योंकि इसने हाईलाइट किया क्लाइव विल्सन रिपोर्ट में। तो ऐसे रिपोर्ट मेंशन कर दिया करो कि ये फैक्ट मैं नहीं बता रहा सर, रिपोर्ट में आया हुआ है। आगे और भी कभी दिखाना हो ना कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग कोई स्टडी दिखानी हो, कोई पॉल्यूशन दिखानी हो, तो दिखा देना एज हाईलाइटेड इन द क्लाइव विल्सन रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने काफी स्टडी की है कोरल रीफ्स के ऊपर, इसलिए मैंने एक नाम छोड़ दिया तुम्हारे लिए यहाँ पे कि ये नाम कोरल रीफ वाले क्वेश्चन में डाल दो, क्लाइव विल्सन रिपोर्ट। ऐसे कुछ ना कुछ ये पढ़ते वक्त ही फोल्डर बनते हैं, एकदम से कोई वो नहीं आएगा लास्ट में मेरे को डेटा दे दो, नाम दे दो। अभी जो पढ़ाई करते वक्त बना लेगा तो तुम्हारा सेटल हो गया कि कोरल रीफ में नाम डालना है, खत्म काम। जो पॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा, इट डिप्लीट्स द ओशन ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर। क्योंकि क्या होता है जब भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना तो उसको डिकम्पोज करने के लिए क्या होगा, पानी की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तो पानी की ऑक्सीजन सारी किसमें जाएगी, डिकम्पोज करने में जाएगी, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है इसके अंदर आपका वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। आया समझ में इफेक्ट। एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा वैसे तो कि जब भी न्यूट्रिएंट्स आया या कोई आपका वेस्ट आया तो ऑक्सीजन जो वाटर का है उसको डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोजिंग में ऑक्सीजन यूज होती है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होती है, ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है। उसमें पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एनवायरनमेंट में। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है यहाँ पे, फ्रॉम द सीवेज आउटफॉल्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नंबर ऑफ लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिक एरिया नोन एज डेड जोन। ये याद रखो, देखो समझा भी देता हूँ क्या, क्योंकि डेड जोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मान लो न्यूट्रिएंट्स या फिर आपके रन ऑफ के बहुत सारे मटेरियल आए ओशन के अंदर, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है O2। तो जब ये ऑक्सीजन सारी इसमें यूज हो जाएगी तो यहाँ पे कैसे एरिया बन जाएंगे, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, और ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम, डेड जोन। डेड जोन जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ होगी, यूटिलाइज होगी उस पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने में। तो कई जगह पे डेड जोन हो जाते हैं सी के अंदर, है ना। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। पोल्यूशन हुआ, उससे ऑक्सीजन जो सी के अंदर थी वो उसको डिकम्पोज करने में यूज होगी, तो वहां पे क्या बन गए, डेड जोन। तो एक टर्म और आ गई डेड जोन। यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है आपका, यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एल्गो ब्लूम हो जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, इन पे क्या होती है, एल्गा ग्रो हो जाती है, तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन लीड टू द यूट्रोफिकेशन एंड कॉजेज एल्गल ब्लूम। यू का मतलब बहुत ज्यादा, यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो गए, और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए तो उनको क्या होगी, फिर उससे एल्गा आएगी, फिर वो एल्गा डिकम्पोज होगी, तो ऑक्सीजन क्या होगी, उसमें यूज होगी डिकम्पोज करने के लिए, फिर क्या बन जाएंगे हमारे डार्क जोन्स, डेड जोन्स, डेड जोन्स। इफेक्ट ऑन फूड चेन, स्मॉल एनिमल्स इंजेस्ट, वो खा लेंगे मान लो प्लास्टिक के छोटे छोटे, फिर वो फूड चेन में ऊपर जाता रहेगा, बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, कभी हम फिश खा रहे हैं हमारे पास आ गया, तो फूड चेन में भी इंपैक्ट पड़ेगा मरीन पोल्यूशन का। अब बात ये है कि मरीन पोल्यूशन हो गया, हमने सोर्सेज देख लिए, उसके इंपैक्ट देख लिए क्या पड़ेंगे, तो उसको ठीक कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट मरीन पोल्यूशन। तो एक तो क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करें, जैसे विंड का यूज करें, है ना, सोलर पावर का करें, ताकि ऑफशोर जो ऑयल ड्रिलिंग होती है वो कम हो सके। फिर हम जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं लैंड को, अपने एग्रीकल्चर लैंड उसको कम करें ताकि रन ऑफ डिस्चार्ज कम हो वहां पे उन पेस्टिसाइड्स का। इसके एग्जांपल स्कीम भी ली थी, परंपरागत कृषि विकास योजना कैन बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द सेम। इसमें हम नेचुरल जो पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काम ज्यादा करते हैं इसमें, टू एनकरेज द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड यूज करें, तो फिर क्या होगा, वो रन ऑफ में होगा, जो वेस्टेज होगा, पोल्यूटेंट होगा, वो सी के अंदर नहीं जाएगा।
प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हो, जो सीवेज अगर डिस्चार्ज भी कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, है ना, फिर उसको डिस्चार्ज करें सी के अंदर। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो रेमेडिएशन, ये सारे एनवायरनमेंट के अंदर करेंगे, कैसे डिफरेंट हम बायोटेक्नोलॉजी का या ऑर्गेनिजम्स का यूज करके डिकम्पोज कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स को, ठीक है ना। बायो रेमेडिएशन, यूज ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस। कोई हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको क्या करते हैं, खा जाते हो। जैसे एक एग्जांपल था ऑयल जैपर, ऑयल जैपर, ठीक है ना। टू ट्रीट द ऑयल स्पिल्स, तो ऑयल स्पिल्स हुआ कहीं पे, वहां पे आपने ऑयल जैपर छोड़ दी तो उसको सारे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस तरीके के हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेथड को बायो रेमेडिएशन, कि आपने ऑर्गेनिज्म का यूज किया है पोल्यूशन को कम रेमेडी के लिए, बायो रेमेडिएशन, ठीक है। एग्जांपल है ऑयल जैपर। एन इंडिविजुअल लेवल रिड्यूसेस, हम इंडिविजुअल लेवल पे ग्रीन लाइफ सेल करके, है ना, या ब्लू इकोनॉमी का यूज करें। अब ब्लू इकोनॉमी पढ़ेंगे आगे क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर ब्लू इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरमेंट। हैव अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी, सब लोग मिलके करें। एसडीजी नंबर क्या है, 14, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी 14, बस हो गया कंक्लूड। अगला टॉपिक उसी से उठा लिया मैंने, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। चलो क्या समझते हो ब्लू इकोनॉमी से, बताओ। ब्लू है पानी, पानी पानी से रिलेटेड होगा, ब्लू है पानी, तो देखो ब्लू है क्या, वाइट है मेरा। बताओ ब्लू इकोनॉमी यार, कलरलेस है पानी तो। शाबाश, बस ये हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। मरीन तो आ गया, जो वर्ड सुनना था मेरे को वो था उसका सस्टेनेबल यूज करना है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर को भी इंक्लूड करना है। और थर्ड फैक्टर में और इंक्लूड करूंगा इसमें, वो मैं क्या करूंगा, बोलो, लगाओ दिमाग है। अरे नहीं, वर्ल्ड बैंक की वरना इसमें यार मैं पागल हूं, मैं कोई वर्ल्ड बैंक यूज करूंगा। थर्ड में यूज करूंगा ह्यूमन कम्युनिटीज, उनको भी साथ में लेके आओ यार। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड करो, तभी वो क्वेश्चन क्या करेगा, सामने वाला भी इंसान है। जब भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा, जब भी फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन आएगा, उसमें ह्यूमन एंगल डालो, तब वो तुम्हारा क्वेश्चन को रिलेट करेगा इंसान जो चेक कर रहा है, किसने यार सच्ची में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तुम्हें किस लिए पढ़ा रहे हैं, कोई तुम्हें रिसर्चर थोड़ी बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करवानी तुम्हें वहां पे। तो इसलिए ह्यूमन एंगल डालो अपने आंसर्स में, अपने बातों में। पहले होता था ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब आंसर में लिखते हैं, ब्लू इकोनॉमी मतलब बस इकोनॉमी आ जाए, जॉब्स आ जाए और पैसा आ जाए। फिर किसका ट्रेंड आया आपका, एनवायरमेंट। फिर एनवायरमेंट को टक्कर देने लगे हुई, अब एनवायरमेंट भी कर लो साथ साथ इकोनॉमी के। अब थर्ड आने लग गया, ह्यूमन को भी इंक्लूड करो, जो कम्युनिटीज इन्वॉल्व है। यार पहले देखो जो मिनिस्ट्री थी वो कैसी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अब क्या हो गई है, अरे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नाम सोशल ही कर दिया, बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स भी डाल दिया उसके अंदर। तो देख रहे हो कैसे चेंज हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन को लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट की अप्रोच है, इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच है, तुम क्यों नहीं कर रहे उसको अप्लाई, डालो इस चीज को, डालो, ठीक है। चलो अब इतना बोल दिया, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तीन बात है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक यहां से देख लिया तुमने, ठीक है, वो बात ठीक है, वर्ल्ड बैंक कह रहा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तेरे को कि क्रक्स क्या था, तीन चीज में पकड़ा था, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और थर्ड इज द ह्यूमन, वो आएगा इसके अंदर, बस खत्म काम तुम्हारा। अब ब्लू इकोनॉमी में कुछ भी डायग्राम बना लो, कुछ तीन कंपोनेंट का यूज करके हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी इज डिफाइंड by the World Bank as the sustainable use of ocean resource for the economic growth. वर्ल्ड बैंक क्योंकि इकोनॉमी की पहले बात थी इसलिए वर्ल्ड बैंक आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स व्हाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ इको, तीनों कंपोनेंट आगे, इकोसिस्टम, लाइवलीहुड, ह्यूमंस आगे इसमें, और थर्ड आपके आगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया डेफिनेशन, तीन कंपोनेंट हो गए, अपने आप लिखा होगा डेफिनेशन। कंपोनेंट याद होनी चाहिए आपको, एक डायग्राम बना दोगे, बीच में ब्लू इकोनॉमी डालना। मैं होता कैसे करता देख लो, मेरे को तो आगे भाई, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी पूरा लिखता, लेकिन ये डायग्राम बना देता मैं, तो यहां लिख देता इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे ह्यूमन लाइवलीहुड, और थर्ड कंपोनेंट क्या है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ये होती है ब्लू इकोनॉमी। एक डायग्राम बन गया, हो गया काम, प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे 30 डायग्राम मैंने बना रखे हैं, यूपीएससी खड़ा, यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट मिलेगी स्ट्रेटेजी फॉर सिविल सर्विस मेंस, उसके अंदर अलग अलग 30 डायग्राम्स बता के कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। इसलिए मेरे को तो याद ही है, तो जहां मेरे को जो ट्रिक लगती है मैं बनाता हूँ डायग्राम। कल 4 वाला बनाया था तुम्हारे लिए, तो जितने कंपोनेंट होंगे उसके हिसाब से डायग्राम बना सकता हूँ,
कभी एडवांटेज दिखानी हो, चैलेंजेस दिखानी हो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। वो 30 डायग्राम तुम उसके 60 बना लो, 30 तो करो पहले याद कम से कम, ठीक है, क्योंकि वहां 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर आपको, मेंस के अंदर। किसी में मैप बना देना, किसी में फ्लो चार्ट, किसी में डायग्राम, 12-13 में हो गया तो काम बन जाएगा आपको। सब में 20 में नहीं बनेंगे, लेकिन 12-13 में कर लोगे मैनेज कुछ ना कुछ आप, किसी में डेटा, किसी में ग्राफ, किसी में टेबल, तो हो जाता है। फिर डाइवर्सिटी आती है क्वेश्चन के अंदर। It is essentially referred to the multitude of ocean resources available to a country that can be harnessed to aid the production of goods and services because of its linkage with the economic growth, environment, sustainability and national security. तो जो oceans के resource है उनको use करना है। तो ये देखो, शिपिंग भी करेंगे तो हम कैसी करेंगे, स्मार्ट शिपिंग करेंगे जो पोल्यूशन कम करे, ठीक है ना। यूज ऑफ स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द एनवायरमेंट। हर चीज में हम क्या ध्यान रखते हैं, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। इज इंक्लूसिव एंड इंप्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल, जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ इंप्रूव कर रहा है, ब्लू इकोनॉमी के कंपोनेंट है, ठीक है ना। इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशरी, फिशरी करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पर सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, ओवर फिशिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो बॉटम ट्रैवलर्स है उनका यूज नहीं करेंगे, कई वो चीजें होते हैं तरीके, तो सस्टेनेबल फिशिंग करेंगे, यूज करेंगे। हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उनका यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। ओशन थर्मल जो एनर्जी कल मैंने बात की थी, वेव एनर्जी हो गया, ओशन में तो नहीं आएगी जियोथर्मल, हाँ ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है। कंजर्व मरीन लाइफ एंड ओशंस, क्रिएट जॉब्स, रिड्यूस पॉवर्टी एंड एंड हंगर, प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको भी इंक्लूड किया है ना। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है, कोस्टल कम्युनिटीज को भी। और टेक्स एक्शन अगेंस्ट द इलीगल फिशिंग, कोई इलीगल फिशिंग कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन। और लास्ट में क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को टैकल करना है, टैकल मरीन लिटर एंड ओशन पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी, इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटी, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। और थर्ड इज द ह्यूमन, जो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज है उनका भी ध्यान रखो, वो सारे कंपोनेंट आ गए ब्लू इकोनॉमी के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जब हम ये सारे काम करने तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है ना। जो भी हमारे पेरिस टारगेट्स हैं कंट्रीज के, वो अचीव कर पाएंगी कंट्रीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगी, ठीक है, विंड एनर्जी, ये सब चीज से। दूसरा क्या होगा, नई जॉब्स और सिक्योरिटी, अब नई ऑप्शंस आ रहे हैं, नई जॉब्स आएंगी वहां पे पानी मरीन के अंदर, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग इन द सस्टेनेबल फिशरी एंड इन पर्टिकुलर एक्वाकल्चर विल क्रिएट अ वेल पेड जॉब्स एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी, प्रमोट होगी, एंड इकोनॉमिक फेयरनेस स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव लाइक पीएम मत्स्य संपदा योजना, उससे क्या हो रहा है, आर ग्रेट इनिशिएटिव टू क्रिएट सस्टेनेबल फिशरीज इकोसिस्टम एंड एनहांस फूड सिक्योरिटी। एक मैंने स्कीम का डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसमें सारी स्कीम कंपाइल कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे देखो कैसे स्कीम यूज कर रहे हैं, ऊपर परंपरागत कृषि विकास योजना की, यहाँ पे पीएम मत्स्य कर दी। तो स्कीम्स का भी मेन बात, पूरी स्कीम्स के प्रोविजन याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोर पर्पस बताओ कि ये स्कीम कहाँ पे यूज होगी। अब फिशरी आते पीएम मत्स्य आना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आते ही आपका परंपरागत कृषि विकास योजना, इस तरीके से करना है। तो वो डॉक्यूमेंट से आप गो थ्रू करना, ठीक है। पीडीएफ मिल गई आपको आज वाली क्लास की, चल क्लास कर लेते। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म भी प्रमोट होगा, सस्टेनेबल करेंगे, ठीक है। मरीन ट्रांसपोर्ट, ये सब फायदे होंगे आपके ब्लू इकोनॉमी के। करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एड वैल्यू टू द ग्लोबल इकोनॉमी, बता रखा है इतना डॉलर 3 ट्रिलियन की इसका वैल्यू एड होगा बाय 2030। लाइवलीहुड, ये डेटा मैंने देखा है, पढ़ लेना, बस पढ़ने का है, कितनी लाइवलीहुड, कितने जॉब्स क्रिएट होंगी, मेंस में आपको हेल्प करेगा डेटा लिखने में, ठीक है। फूड प्रोडक्शन कितनी फिशरी कंट्रीब्यूट करेगा, टूरिज्म पे कितना क्या होगा। कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ ऑल ग्लोबल टूरिज्म, इतना पोटेंशियल इसका, ये पोटेंशियल शो कर रहा है कितना पोटेंशियल है, क्या फायदे होंगे ब्लू इकोनॉमी के। एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ऑफशोर विंड करंटली प्रोवाइड जस्ट 0.3% ऑफ ग्लोबल जनरेशन, बट पोटेंशियल इज वेरी वास्ट। एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे, है ना। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है, सिग्निफिकेंस कि एक हमारी जो इकोनॉमी का सबसेट है, तो इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। हमारे पास वास्ट कोस्ट लाइन है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वास्ट हमारा क्या, लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कल सारे किए थे जोन सबने, इनलैंड वाटर पहला, फिर उसके बाद क्या था, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिजियस, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। तो उसके अंदर हमारे इंडियन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, तो वहां पे हेल्प करेगा, ठीक है। सपोर्ट कोस्टल लाइफ, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, क्योंकि जो स्टेट्स में क्या है, पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स ग्रो होंगे तो क्या होंगे आपके जो लोकल वहां पे ट्रेड प्रमोट होगा, हिंटरलैंड जो उसका उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको प्रमोट होगा, वो प्रमोट होंगी, ठीक है ना। अनहिंडर्ड एक्सेस टू द इंडियन ओशन, तो हमारा अगर हम ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे पास इतना बड़ा इंडियन ओशन है, उसको हम यूटिलाइज बेटर कर पाएंगे। देखो, द इंडियन ओशन ब्लू इकोनॉमी हैज बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर कवरिंग 68.5 मिलियन स्क्वायर
kilometer and rich in oil and mineral resources, and the countries around the Indian Ocean periphery are the home to about 1/3 of the humanity. तो इसमें क्या होगा, पूरा जो आपकी ह्यूमैनिटी है, जो मतलब कितनी कंट्रीज है, कल हमने देखा था साइक्लोन की नेमिंग हुई थी, तो 13 कंट्रीज तो उसमें इंक्लूड थी, तो उन सभी कंट्रीज को क्या होगा, अगेन अ बेनिफिट टुवर्ड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंसर्न्स क्या है ब्लू इकोनॉमी के, कहीं हम ज्यादा ना कर दें इसका पोल्यूशन, है ना, ह्यूमन इंड्यूस्ड ओशियनिक पोल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में पोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कैपेसिटी इज क्रिटिकल हिंड्रेंस, मैंने डेवलप की मान लो छोटी छोटी कंट्री है तो सही इकोनॉमिकली, अब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो उनकी डेवलपमेंट होती है, बाहर से कंट्रीज आती है, वो एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज को। नॉट हैविंग एलोबरेटिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि ओशन में जो भी आ रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, मायने में एक प्रॉपर गाइडलाइंस लैक कर रही है, तो गाइडलाइंस होनी चाहिए भाई, कितना करना है, कैसे करना है, ये कंसर्न है। व्हाट नीड्स टू बी डन, डीकार्बोनाइज ग्लोबल शिपिंग, जो ऊपर हमने किया था ना कि स्मार्ट शिपिंग करो, इसमें क्या हो, पोल्यूशन कम हो। इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल फिशरी, फिशरी हम कर चुके हैं, सस्टेनेबल फिशरी हो, ठीक है। सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव टूरिज्म, टूरिज्म भी ऐसा होगा, अंडमान में चीज काफी कर रहे हैं फॉलो ना, पॉलिथीन वॉलिथीन नहीं करते, थोड़ा सस्टेनेबल एक पर्टिकुलर इनफ्लो अलाउ करो, है ना, ज्यादा जो बिल्कुल सेंसिटिव एरिया वहां तक मत अलाउ करो टूरिस्ट को, तो टूरिज्म भी कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इंक्लूसिव डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन इज मस्ट, जो लोकल कम्युनिटी है उनको इंक्लूड करो, उनसे डिस्कशन करो भाई क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उनको पता होता है, तो इंक्लूसिव सबको इंक्लूड करो डिस्कशन के अंदर और पार्टिसिपेशन करो। SDG 14 को हम उसको करें इंप्लीमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड मरीन स्पेशल प्लानिंग विद द नेशनल एंड ग्लोबल एक्सपर्टीज इज नेसेसरी, तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग और जितने भी कंपोनेंट है सबको इंक्लूड करके विद द एक्सपर्ट्स। स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये तो करने से पर इंडियन गवर्नमेंट ही कुछ कर रही होगी, तो वो क्या कर रही है, इंटीग्रेशन विद द नेशनल कोस्टल मिशन एंड द SDG 14, तो ब्लू इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने जो हमारा नेशनल कोस्टल मिशन है उसके साथ और SDG 14 के साथ इंक्लूड कर दिया है। ब्लू रेवोल्यूशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, इसमें फिशरी डेवलपमेंट की बात करेंगे। द फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018-19, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कर लिया, ठीक है। लास्ट में आप क्या करो, कंक्लूजन, तो भाई आने वाले टाइम में क्या है, स्कोप है बहुत ओशियंस का, करना भी चाहिए, पर ब्लू इकोनॉमी की तरह करना, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 14 की बात करेंगे, कोस्टल कम्युनिटीज का भी ध्यान रखें, इस तरीके से आप कर दो एक्सपेंड, एक विजन बना लो, बता रखा है कि in India the sector is sixth dimension of the government in the vision of the new India by 2030, with the blue economy policies aiming for the longer economic advantage in order to achieve the greater goal of the growth, job, equity and environment, ये सबका फायदा होगा। एक इंडिया का डीप ओशन मिशन है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इंडिया डीप ओशन मिशन क्या है, किसका पहले तो पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द डीप ओशन मिशन फॉर एक्सप्लोरेशन, किस चीज के लिए, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है उनके एक्सप्लोरेशन के इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। अब आपको पता है ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कल हमने कर लिया मिनरल रिसोर्स के अंदर, ठीक है ना, ओशन डिपॉजिट। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कंटेन मल्टीपल मेटल्स लाइक कॉपर, निकल, ये सारे कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब होते हैं, कि तभी तो नाम है पॉलीमेटालिक, बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है ना, इन अ वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर प्रेसिपिटेट ऑफ हॉट फ्लूइड्स फ्रॉम द अपवेलिंग हॉट मैग्मा फ्रॉम द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो जो मैग्मा आता है डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ठीक है, उसमें से वो प्रेसिपिटेट होकर जमा हो जाते हैं कहाँ पे, ओशन फ्लोर के ऊपर, तो और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इसका नाम क्या है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। सोर्स पता चल गया उनका, कहाँ से आ रहे हैं, मैग्मा से आ रहे हैं, वो प्रेसिपिटेट होकर जमा हो जाते हैं ओशन फ्लोर पे, उसकी माइनिंग के लिए हमने क्या किया है, डीप ओशन मिशन, क्योंकि मिनरल्स की बात आ रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। Of these, cobalt, copper, nickel are the much importance and in great demand in India, as the cobalt is extensively used in medicinal treatment and nickel in the batteries. तो cobalt, nickel, copper काफी डिमांड में, you know, it will reduce India's dependence on the imports of cobalt and other rare earth metals. कौन सा मिशन था, India's deep ocean mission। तो ब्लू इकोनॉमी हो गया, और दूसरा टॉपिक अपना करेंगे हम मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स लगातार चल रहा है न्यूज में, सुन रहे होगे ना, देख रहे होगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मरीन हीट वेव्स, ठीक है। तो मरीन हीट वेव्स क्या समझते हो, बस जो ओशन वाटर है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सरफेस पे होता है तो हीट वेव, वहां पे मरीन में तो मरीन में टेम्परेचर हो जाएगा, हीट वेव का मतलब ही है टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी मरीन हीट वेव्स हैव ऑन द राइज इन द वाटर अराउंड इंडिया, तो ये भी एक तरीका होता है, एक बच्चा सीधा लिखेगा कि मरीन हीट वेव्स आर ऑन द राइज इन इंडिया, एक तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, कोई स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है, मरीन हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ठीक है। अब होती क्या, मरीन हीट वेव्स आर पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर इन द ओशन,
बस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मरीन हीट वेव्स क्या है, दे आर periods of extreme high temperature in the ocean. These events are linked to, अब हाई टेम्परेचर होगा तो अगेन कोरल को नुकसान होगा, है ना, सी ग्रास का डिस्ट्रक्शन होगा, कैल्प फॉरेस्ट को नुकसान होगा एंड फिशरी सेक्टर को, इन सबको नुकसान होगा। ये होते हैं कैल्प फॉरेस्ट, मैंने दिखा भी दिया कैल्प फॉरेस्ट, डीप ओशन में होते हैं कैल्प फॉरेस्ट। बाकी आपको पता ही है फिशरी और ये सब कोरल, है ना, सी ग्रास। Study showed that 85% of the coral in the Gulf of Mannar near the Tamil Nadu coast got bleached after the marine heat wave। ये एग्जांपल डाल, ये सब्सटेंशिएट करना होता है। अभी तक हम कह ही रहे थे, आपने बता भी दिया कि 2020 में जो मरीन हीट वेव आई थी उसमें कह रहे हैं कि लगभग 85% कोरल क्या हो गई थी, ब्लीच हो गई थी। कहां पे, गल्फ ऑफ मन्नार वाली। हमें पता ही है सर, यहाँ पे 4 जगह पे होती है कोरल रीफ, अंडमान, लक्षद्वीप, मन्नार और कच्छ। तो रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजों को, आप पता है आपको सारा, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन ड्राइवर्स ऑफ मरीन हीट वेव्स इंक्लूड, तो अगर वार्म ओशन करंट हो गया तो ओशन करंट हो गया, ओशन करंट्स व्हिच कैन बिल्ट अप द एरियाज ऑफ वार्म वाटर एंड एयर, सी हीट फ्लक्स और वार्मिंग थ्रू द ओशन सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। या तो इंसोलेशन हो जाए, एटमॉस्फेयर से गर्म हो जाए, हीट ज्यादा है, या फिर ओशन वार्म करंट आ जाए, है ना। तो इन सब से क्या होता है, आपका मरीन हीट वेव जनरेट होती है। Winds can enhance or suppress the warming in a marine heat wave, and climate modes like El Nino can change the likelihood of the events occurring in the certain region। ये सारे फैक्टर कल देखो मैंने आपको समझाया था कि एक कोस्ट है, उस पे ऑन शोर विंड आ रही है, अगर इकट्ठा क्या करती है, पाइल अप करती है पानी को, तो पानी को पाइल अप करेगी तो क्या होगा, वहां पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा ट्रॉपिक्स में, और वो क्या हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तभी कह रहे हैं विंड्स, तो विंड्स भी क्या करती है, पाइल अप करती है वाटर को, और वहां पे क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, डाउन वेलिंग होगी वहां पे। तो विंड फैक्टर आ गया, ओशन करंट फैक्टर आ गया, एटमॉस्फेयर एक फैक्टर आ गया, और एक फैक्टर इसने और बनाया आपका एल नीनो। एल नीनो भी होता है, वार्म वाटर आ जाते हैं। तो ये 4 फैक्टर आ गए आपके मरीन हीट वेव्स के। केवल टेम्परेचर ही मत लिखना, वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है 4 तरीके से बढ़ रहा है, ओशन करंट वार्म हो गया, विंड हो गया, एल नीनो हो गया, और एक और कौन सा बताया था मैंने आपको, एटमॉस्फेयर के कारण, इंसोलेशन के कारण। ये 4 फैक्टर हो गए खत्म मरीन हीट वेव्स के। एक डायग्राम बना देना उसी का ही। चलो, अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, द सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द इंडियन ओशन इज लाइकली टू, रिपोर्ट बता दी भाई इतना बढ़ने वाला है 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर देयर इज 1.5, अगर इतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इतना टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने बता दिया। अब इसका भी एक डायग्राम देख लो मरीन हीट वेव्स का, क्या होगा, मरीन हीट वेव्स आर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रीजनल ओशन वार्मिंग। तो एक रीजनल पर्टिकुलर एरिया में, उस रीजन में क्या होता है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है उसको बोलते हैं मरीन हीट वेव्स। दे हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द मरीन लाइफ एंड सोसाइटी। तो मरीन लाइफ इंपैक्ट पड़ेगा, कोरल ब्लीचिंग, कैल्प फॉरेस्ट, आपने सारा, सी ग्रास, फिशरी, इन सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। और कोस्टल ह्यूमन सोसाइटी में भी गर्म हीट वेव आएंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, ठीक है। वार्म वाटर इंक्रीज, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स, पानी और गर्म हो गया तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, इंक्रीज ओशन स्ट्रेस, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट लॉस होगा, फूड वेब डिस्ट्रप्शन, स्पीशीज माइग्रेशन। देखो स्पीशीज माइग्रेशन कैसे होगा, आप ये क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चन में भी लगाना और यहाँ पे भी लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग में भी हो गया या मरीन वेव्स में। क्या होता है, हर एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ये सब मैं एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा आपको। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, जो स्पीशीज है, मान लो यहाँ पे अगर ये एक लैटिट्यूड है, यहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर था पहले, फिर 16 डिग्री, जैसे जब हाइट पे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर कम होता है ना, 14 डिग्री, ऊपर मान लो आपका 2 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पीशीज है आपकी, ये 4 डिग्री मान लो, चलो ये 8 डिग्री पे पहुंच गया, कोई स्पीशीज है जिसको 8 डिग्री पे सर्वाइव करती थी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कितना आ गया आपका, 16 डिग्री हो गया, और ऊपर पहुंच गया 8 डिग्री, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन ही बढ़ रही है, ऊपर भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पहले यहाँ पे 8 डिग्री था, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे 16 डिग्री हो गया। अब ये स्पीशीज तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि तो 8 डिग्री पे सर्वाइव करती थी, ऊपर हो रहा है 8 डिग्री, तो ये क्या करेगी, माइग्रेट करेगी। तो ये माइग्रेशन भी होता है स्पीशीज का, धीरे धीरे दिखा के आर्कटिक फॉक्स जो है ना, वो ऊपर की तरफ और माइग्रेट करेगी, नीचे घर गर्मी हो रही है। ऐसे ही ओशंस में होता है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्दर उस अपना जहां जहां टेम्परेचर वो सेट हो जाएगा, तो स्पीशीज माइग्रेशन, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका, स्पीशीज माइग्रेशन। तो जब स्ट्रेस आता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो लैंड के ऊपर भी और वाटर के ऊपर भी क्या होती है, स्पीशीज माइग्रेट करती है। तो तास्मानिया सी जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे है, ठीक है, तास्मानिया सी,
तो यहाँ पे एक स्पीशीज मिलेगी, आगे देखोगे वो मरीन हीट वेव्स के कारण क्या हो रहा है, नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो और फर्दर साउथ को जा रही है क्योंकि वहां पे थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो स्पीशीज माइग्रेशन भी होता है आपका क्लाइमेट चेंज के कारण, एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस होएगा, ऑब्वियसली जब फिशरी होगा, टूरिज्म होगा, पे इकोनॉमिक लॉस होगा। इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, उन सब पे नुकसान होगा। ठीक है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, ये अलग अलग फाइंडिंग्स है, कोई है ना, बे ऑफ द मरीन हीट वेव्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियंस एंड द बे ऑफ बंगाल इंक्रीज बाय ड्राइंग कंडीशंस ओवर द सेंट्रल इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये देखते हैं, अच्छा है, what are the findings of the study? The western Indian Ocean region experienced the largest increase in the marine heat waves at the rate of 1.5 events per decade, followed by the North Bay of Bengal. दो चीज देखनी है आपको, देखो बड़ा अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, पहले समझ लो। क्योंकि क्वेश्चन आया था मरीन हीट वेव्स का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये इंपैक्ट, ये डायग्राम याद होता तो आपको इंपैक्ट पता चल जाएगा, वो ऊपर सारा वही एक्सप्लेन किया है। तो इंडिया में जो मरीन हीट वेव्स आ रही है ना, दो एरिया में आ रही है, एक तो ये कह रहा था वेस्टर्न इंडियन ओशियन, एक ये एरिया मार्क कर देना इंडियन ओशन में वेस्टर्न साइड, एक मार्क कर देना नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखो पढ़ते रहते हो, वहां अलग है, समझना अलग चीज है। आपने अब समझ लिया, अब ये दो एरिया बना के आओगे वहां पे, एक बनाओगे वेस्टर्न इंडियन ओशन और एक नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब दोनों के इंपैक्ट बता दो क्या होता है। ये जो क्या है मरीन हीट वेव्स है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हाई, प्रेशर क्या हो जाएगा लो, तो जो मॉनसून विंड है वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे अट्रैक्ट ना होकर अब यहाँ पे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। भाई विंड कहां से मूव करेगी, जब क्लाइमेट चेंज ना हाई से प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे हमारे लो प्रेशर क्रिएट होता था, ठीक है ना, तो इसलिए विंड्स कैसे मूव करती थी, लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पे मरीन हीट वेव्स आ गई तो जो विंड साउथ वेस्ट मानसून आना था वो यहाँ जाएगा, कम जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे विंड्स यहाँ भी अट्रैक्ट कर देगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसून वीक हो जाएगा। तो पहला इंपैक्ट तो ये हो गया। दूसरा इंपैक्ट देखो, यहाँ पे जो मरीन हीट वेव्स है अगर यहाँ पे आगे नॉर्थ ऑफ बे बंगाल बे ऑफ बंगाल में, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट में कर देगा बहुत ज्यादा बारिश, और जो कॉन्टिनेंट है हमारा इनलैंड, जो हमारा इनलैंड पार्ट है वहां पे बारिश कम होगी, तो यहाँ पे फिर हमारी क्या होगी, बारिश कम होगी, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होगी, वहां पे वैसे फ्लैश फ्लड दिक्कत हो जाएंगी, और ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो दो पहले आपने दो में देख लिया, एक तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में आने से क्या होगा, मानसून को अट्रैक्ट कर लेगा, वहां पे हमारे पे मानसून वीक हो जाएगा, और अगर नॉर्थ ऑफ बे बंगाल में मरीन वेव्स आ रही हैं तो वो उस तरफ अट्रैक्ट करेंगे को, जो हमारा कॉन्टिनेंटल सेंटर पार्ट है इंडिया का, वहां पे हमारा या नॉर्थ पार्ट है, वहां पे रेनफॉल ड्राइनेस आएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी। ये इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर मरीन वेव्स। उसके बाद फिर जोड़ दो उसके और आगे मरीन लाइफस्टाइल पे दिक्कत, ह्यूमन को दिक्कत, वो सब बातें एक बेसिक समझ लिया आपने, ये देखते इंसान समझ जाएगा, इसको क्लैरिटी है, दोनों कॉन्सेप्ट्स ने बता दिए मार्क्स के लिए। तो इसलिए पहले बेसिक समझ लो, इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं आया, बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, बहुत सारा करा है, फिर मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि दो बात बतानी बस आपको, आगे बहुत सारा नोट। तुम लोग कोई भी पढ़ोगे, अब तुम्हें कम से कम तरीका पता चल रहा है, जब कोई भी इश्यू पढ़ोगे ना, हम भी तैयारी करते थे, नॉर्मल यही होता है, हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, पढ़ते रहेंगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, नोट्स बना लेंगे फिर भी समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें करना क्या है, बस दो बातें काम की निकाल, अगर ये काम की निकाली लिख तो दोगे अपने आप में, क्योंकि तुम्हें दो एरिया पता, एक मैप बनाओगे अच्छा सा, फिर डायरेक्शन दिखा दोगे, उसके बाद तो मैंने इसमें सिखा ही रखा है, फिर इंपैक्ट सब पे दिखा दो, मरीन लाइफ पे, ह्यूमन पे, जो भी हो रहा है, उसका एग्रीकल्चर पे, किसको दिखाना उसको दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ गया पहले काम, लड़के ने कर दिया काम, ठीक है। ऊपर तुम्हें डेफिनेशन पता है कि भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट होती है पीरियड, उसको बोलते हैं मरीन हीट वेव्स, ठीक है ना। फिर मैंने तुम्हें फैक्टर भी याद करवा दिया, लगभग चार बताओ, विंड बता दिया, ओशन करंट बता दिया, एल निनो बता दिया, एटमॉस्फेयर बता दिया, तुमने वो भी लिख दिया टेक्निकल वर्ड, फिर तुम ह्यूमन एंगल पे आ गए। तो ऐसे फ्रेम करना है अपने को, अपने तैयारी, ठीक है। चलो अब ये कुछ इतना कर लिया ना, ऊपर ऐसे लगेंगे सारे, और इनको पढ़ते रहते ना, पढ़ते रहते फिर बोर हो जाते काम। अब तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गया तुम्हारा। ये कह रहे हैं मरीन हीट वेव्स कहां पे आ रही थी, वेस्टर्न इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल, दोनों समझ लिया। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, अफेक्ट द इकोसिस्टम, इट अफेक्ट द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर बाय सपोर्टिंग सर्टेन स्पीशीज एंड सप्रेसिंग अदर, ये अच्छी बात है, कई स्पीशीज को सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो कल हमने किया था अर्बन हीट आइलैंड के, कैसे दिमाग चल रहा है देखो, जो लिजर्ड विजर्ड है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी टेम्परेचर से, है ना, एक्योडर्म्स मैंने बताया वो ऐसी स्पीशीज होती है जिनको हीट अच्छी लगती है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है अर्बन हीट आइलैंड के टाइम। तो कुछ स्पीशीज को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ को सप्रेस कर देगा, ये भी एक अच्छा तरीका है डिजाइन करने का, कुछ स्पीशीज को क्या करेगा, सप्रेस, कुछ को सपोर्ट। या मरीन हीट वेव्स में भी क्लाइमेट चेंज में लगा सकते हो, क्लाइमेट चेंज में कुछ स्पीशीज को सपोर्ट करता है ना, जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ को सप्रेस कर देगा।
It has been associated with the mass mortality of the marine invertebrates and may force species to change their behavior in a way that puts wildlife at the increased risk of the harm. Change in the habitat, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, हैबिटेट चेंज होता है। ये मैं बता रहा था, देखो स्पाइनी सी अर्चिन है जो कहां पे रहता है, साउथ ईस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच हैज बीन एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द तास्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया से तास्मानिया की तरफ जा रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मरीन हीट वेव्स के कारण। इकोनॉमिक लॉस होएगा, फिशरी, एक्वाकल्चर, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जांपल देता है, मरीन हीट वेव्स अक्रॉस द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया लीड टू द सीवियर ब्लीचिंग ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ डीऑक्सीजनेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, है ना। फिर करना क्या चाहिए, वो रिक्वायर एक्शन टू ब्रॉड रेंज ऑफ स्टॉक, सबको इन्वॉल्व करो, लोकल मैनेजमेंट एजेंसीज, तो वही बातें हैं, ग्लोबल लेवल पे करो, लोकल करो, है ना। नेशनल गवर्नमेंट शुड डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड बिल्ड रीजनल ओशन रेजिलियंस। इंपैक्ट इंडियन मॉनसून पर मैंने आपको समझा दिया, पढ़ते समझ में आ जाएगा सारा, दोनों इंपैक्ट बता दिए। लोकल डायनामिक्स इन्वॉल्व इन द जेनेसिस ऑफ द आपका हीट वेव्स। तो अगेन अदर रैपिड ओशन वार्मिंग, मतलब ओशन वार्मिंग तो हो ही रही है, अदर देन रैपिड ओशन वार्मिंग और फैक्टर्स क्या क्या होता है मरीन हीट वेव्स के इंडियन ओशन में। द को-ऑकरेंस ऑफ ईदर एंड एल नीनो, वो भी वाटर, एल नीनो आ गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, नेगेटिव नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो आपका था कैन ट्रिगर द इंटेंसिफाई द मरीन हीट वेव। तो ये और 3-4 फैक्टर डाल देना कि लोकली भी हमारे यहाँ पे क्या क्या है, उनके अलावा सर आपने बताया, उसके अलावा बता रहा हूँ अदर फैक्टर, एल नीनो हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, ठीक है, नेगेटिव नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन होगा, ये सब दे कैन आल्सो ट्रिगर एंड इंटेंसिफाई द मरीन हीट वेव्स। फ्यूचर चैलेंज क्या है, क्लाइमेट मॉडल प्रोजेक्शन सजेस्ट फर्दर वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन इन द फ्यूचर व्हिच विल हैव वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई द मरीन हीट वेव्स एंड इंपैक्ट ऑन द मॉनसून रेनफॉल। लास्ट टॉपिक है आपका मरीन इकोसिस्टम। चलो, मरीन इकोसिस्टम आर द लार्जेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ कवरिंग 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जैसे ही आएगा मेरे दिमाग में क्या आएगा, पानी कहां पे ज्यादा है, बताओ पानी कहां ज्यादा है, प्राची सबसे अच्छा, ओशन को आपने छोड़ दिया, फिर आपने बताया आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, हाँ ओशन के बाद बोला, अब बताओ उसके बाद कहां पे है पानी, फिर उसके बाद है ग्राउंड वाटर, उसके बाद कहां पे है लेक्स, उसके बाद कहां पे है सॉइल मॉइस्चर, नीचे जाएंगे ना, उसके बाद कहां पे है एटमॉस्फेयर, उसके बाद कहां पे है रिवर्स एंड स्ट्रीम, उसके बाद कहां है बायोस्फीयर। अमित याद है सबको, ठीक है ना, कल कहा था तू, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आया हुआ उससे 2 बार आया कर रही और आपको याद है, सोचो बस हमने ऊपर नीचे कोड बनाया था, इनको बस हाथ करते गए ऊपर समझते गए, इनको याद हो, वैसे करनी है मैं पढ़ाई, क्योंकि मेरे को दिख गया है 70% तो मैं मार ही लेता हूँ, ट्राई मार लेता हूँ, मेरे को याद आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे करना है पढ़ाई, तुम्हें अपने आप रिलेट करके चलोगे सारी चीजें। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द हाई सॉल्ट कंटेंट इन वाटर एंड एक्सटेंड, कोई मतलब नहीं है, चलते रहना तो ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं वेरियस मरीन इकोसिस्टम। एक तो क्या होंगे, नियर शोर होंगे, जिसमें आएगा मार्शिस, एस्चुरीज, मैनग्रूव, टाइडल जोन, लगून्स, सी ग्रास बेड, कोरल, ये हो गए नियर शोर इकोसिस्टम। एक होंगे आपके ऑफ शोर, सरफेस ओशन दूर जाके, ठीक है। पिलाजिक ओशन, अब पिलाजिक आते हैं आपके दिमाग में, वो आएगा सारा हैप्पी मी, अब बस हद है, बस सारा जोन याद हो जाए आपके ऊपर से नीचे तक। सर्फ पिला, डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड सी फ्लो। सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन इकोसिस्टम, तो क्या होगा, देखो ये एक और आपको याद कराता हूं, है तो एनवायरमेंट को पढ़ाऊंगा सारे एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे आ गए तो बता देता हूं। जब भी इकोसिस्टम सर्विस के क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, मेन से कभी आ सकता है, तो उसका जो कोड बना रखा है ना, मैंने वो बना रखा है RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मान लो ऐसे कर लो यार, RPSC बनाया था मैंने, ठीक है। तो यही होता है इकोसिस्टम सर्विसेज का कोड, तो वही बता रखा है, कुछ होंगी सर्विस जो रेगुलेट करेंगी, ठीक है। प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, मेन से भी आ जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज करेगा, तो मरीन इकोसिस्टम भी कुछ सर्विसेज देता है, कुछ सर्विसेज होंगी जो रेगुलेट करेंगी क्लाइमेट को, ठीक है ना, उस चीज का। तो ये किसको रही, क्लाइमेट रेगुलेशन, शोर लाइन प्रोटेक्शन, फ्लड प्रिवेंटेशन, तो रेगुलेट कर रही है इवेंट्स को, तो कुछ सर्विस होंगी रेगुलेटिंग, ठीक है। कुछ सर्विसेज होंगी जो होंगी प्रूविजनिंग, प्रूविजनिंग होती है जो इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, ठीक है ना, प्रूविजनिंग गुड्स के रिगार्डिंग, सी फूड, एनर्जी, बायोमेडिसिन, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। थर्ड आपका आ रहा है सपोर्टिंग, RPSS, कुछ सर्विस क्या होंगी सपोर्ट कर रही होंगी, ठीक है। सपोर्टिंग सर्विसेज नेसेसरी फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ अदर बाकी सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए होगी सपोर्टिंग सर्विसेज। तो वो होगी आपकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अगर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा तो बाकी को दिक्कत आएगी, तो ये क्या करें सपोर्ट कर रही है बाकी सर्विसेज को। और सी से क्या होगा कल्चरल, एक जाते हैं टूरिज्म एक्सपीरियंस करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो लास्ट इज द कल्चरल सर्विसेज, एजुकेशन, रिक्रिएशन, हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल। तो कोई भी इकोसिस्टम सर्विस है 4 में डिवाइड करना है आरपीएससी, ठीक है। आर से क्या है आपका रेगुलेटिंग, पी से क्या है प्रोविजनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही होंगी, एस से क्या होगा आपका सपोर्ट कर रही होंगी बाकी सर्विस को, सी से होगा कल्चरल। ऐसे डिवाइड कर लो। तो मरीन इकोसिस्टम भी ये आपको 4 सर्विसेज देता है। और स्टेट बेसिस में क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सर्विस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, आरपीएससी डाल देगा रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, आपका सपोर्टिंग, कल्चरल, तो चारों पता होने चाहिए वैल्यू, ठीक है। फॉलोइंग आर द सम मेजर इकोसिस्टम सर्विस दैट हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन। गैसेस रेगुलेशन मैंने बताया रखा, ऊपर वाली चीज समराइज कर, कार्बन सिक्वेस्ट कर रहा था, है ना। देन फूड प्रोविजन, फिश सब मिलती है। कोस्ट एंड शोरलाइन प्रोटेक्शन, जैसे कि मान लो मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स होगी, तो कोर के ऊपर होंगे तो वेव्स का, साइक्लोन्स का इंपैक्ट कम कर देते हैं, ठीक है। इसको बायो शेल्टर भी बोलते हैं। कोरल्स जो होते हैं, है ना, सॉरी ये मैनग्रोव्स होते हैं शोरलाइन पे, तो क्या करेंगे अगर साइक्लोन आया तो, है ना, तो इंपैक्ट कम करते हैं साइक्लोन का, तो इनको क्या बोलते हैं बायो शेल्टर्स, ठीक है। दे एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैरीन इकोसिस्टम लाइक मैनग्रोव, कोरल, मार्शेस एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द कोस्ट फ्रॉम साइक्लोन, सुनामी, टाइडल सर्ज एंड इवन द एक्सेसिव वेव इरोजन। इरोजन कंट्रोल करेंगे, लाइवलीहुड में हेल्प करेंगे, फिशरी और ये सब जॉब्स क्रिएट करती है, ठीक है ना। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, इसमें अदर इंपॉर्टेंट मरीन इकोसिस्टम सर्विसेज ये सब देख लेना, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, मेडिसिनल रिसोर्सेज। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज आर नाउ इंक्रीजिंगली थ्रेटनिंग द वर्ल्ड मरीन इकोसिस्टम। तो वो सब हमने कर चुके हैं, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, आपको ब्लू इकोनॉमी को करना चाहिए प्रमोट, ठीक है। ये हो गया आपका मरीन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना इसको घर पे, आंसर मैंने दे रखा है इसका। डिस्क्राइब द पोटेंशियल मरीन एनर्जी रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू देयर बेनिफिट्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, ठीक है। तो अलग अलग मरीन रिसोर्सेज आपको देखना है, कौन कौन से मरीन एनर्जी रिसोर्सेज है, क्या क्या उनके बेनिफिट होंगे और क्या क्या उनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट होंगे। ये आंसर देख के देखो, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाता हूँ, डायग्राम ये आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने आंसर के अंदर, इसलिए बना के दिखाया कि मैंने आंसर लिख के दिखाया कि मैं कैसे लिखता आंसर का लिखता। तो हर एक एनर्जी को लिया, उसके बेनिफिट्स बताए और उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट। इतने नहीं लिख पाओ तो कम से कम एक एक दो तो लिखना, ठीक है, और नंबरिंग डाल देना सबके आगे, लास्ट में फिर कंक्लूज कर देना, ठीक है। ये हो गए पी बाई क्यू, इनमें से कुछ भी पढ़ लेना। कल आपको लग रहा होगा मैं सर क्यों पढ़ा रहा हूँ पागलों की तरह, ओशन बॉटम रिलीफ क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ओशन बॉटम रिलीफ। हालांकि आपको याद तो हो ही गए कम से कम, चैलेंजर डीप पूछूंगा तो बता दोगे आप कौन से ओशन में है, और बताओ। चैलेंजर डीप चैलेंज करते हैं अर्जेंटीना और वो फुटबॉल खेलते रहते हैं, तो कौन सा ओशन हो गया, साउथ अमेरिका के पास कौन सा ओशन है, अटलांटिक हो गया, ठीक है ना। कल याद तो करवाया था ना तरीके से, इस तरीके से याद है, मेरे को देखते याद आ गया, दिमाग में आ गया। फिर मैंने वो करवाया था आपको ऊपर से नीचे इंडियन ओशन की बहुत सारी ट्रेंचेस और वो है ना, जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, फिर उधर सोमालिया, एगुलास, फिर ना सेचल्स किए थे हमने, है ना, मालदीव्स और ये सब चीजें की थी। तो ओशन बॉटम टोपोग्राफी में क्वेश्चन आया है, 10 बातें तो लिख के आओगे। फिर हमने ट्रेंचेस की थी पैसिफिक ओशन के अंदर की थी, नॉर्थ से साउथ, कोरिल वोरिल वो सब, हरियाणा, ठीक है ना। और फिर हमने क्या कहते हैं मार्जिनल सीज की थी, बेसिन्स किए थे। तो इतने वर्ड्स आने, 10 नंबर का क्वेश्चन आया, लिख ही दोगे, डायग्राम बना दोगे, एस वाला बना दोगे आप, ठीक है ना। अजोरस हाई किया था, सब चीजें, मेस्करेनस जो एक था बर्ड वो किया था, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी क्योंकि हमने कल कर लिए पूरा। डिस्कस द हजार्ड एसोसिएटेड द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, मरीन हीट वेव्स, उन सबके लगा लोगे। इंपैक्ट वही पढ़ना है, मॉनसून के ऊपर, ह्यूमैनिटीज के ऊपर, फिशरी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, कॉमन बातें हैं सारी। मैंने फोल्डर रेडी कर दिया, क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम उसी से कर लोगे एडजस्ट, ठीक है। मरीन रिसोर्स पे मैंने बात कर ली है, सब याद है तुम्हें। अगला ही मरीन रिसोर्स का है, कोरल का कर लिया, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मरीन पॉल्यूशन, सारे हमने टॉपिक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी बाई क्यू आए हुए सारे, मेरे नहीं क्वेश्चन। फिर ये प्रीलिम्स के हैं, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से डाउट ले लेना, ठीक है। मैंने सोल्यूशन भी दे दिया, फिर दिक्कत है, ठीक है। करो आज की क्लास खत्म, ओशनोग्राफी कंप्लीट, जो भी लर्निंग है आपकी लिखो, फिर देखते हैं।